तो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 18th और 19th अक्टूबर का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। एंड गाइस, आपकी टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए यहां पर टॉपिक्स को स्टैटिक पोर्शन यानी कि जनरल स्टडीज के साथ लिंक करते हुए कवर करवाया जाता है, जिससे कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को हम लोग कवर करते हैं। इवन काफी सारी मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर किया जाता है, राइट। एंड प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज यहां पर कवर की जाती है। गाइस, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पेपर 1, ये पेपर 2 और ये पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आपको गारंटीड सिलेक्शन चाहिए एग्जामिनेशन में, तो ये जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इन लेक्चर्स को आपको रेगुलरली देखना है और जितने भी इंस्ट्रक्शंस मैं लेक्चर के दौरान आपको प्रोवाइड कराता हूं उसको आपको रिलीजियसली, रेगुलरली और ईमानदारी से फॉलो करना है हर एक चीज को, तभी जाकर गारंटीड सिलेक्शन आपको मिलेगा। एंड गाइस, गारंटीड सिलेक्शन की जो बात है, मैं ये ऐसी दूसरों की तरह हवाबाजी में नहीं करता हूं। इसके बकायदा मैं आपको प्रूफ भी प्रोवाइड कराता हूं अपने स्टूडेंट्स को। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देखकर आप प्रूफ जो है वो देख सकते हैं कि जो भी टॉपिक्स मैं आपके रेगुलरली कवर कराता हूं, आप खुद देख सकते हैं कि उन टॉपिक्स में से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। एंड सेकेंडली गाइज, आई हाईली रिकमेंड यू कि आप मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस पेड पैकेज को ज्वाइन करेंगे तभी जाकर इन लेक्चर्स का पूरा लाभ आपको मिलेगा। एंड इस पेड पैकेज की फीस भी काफी नॉमिनल है, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ। पूरे महीने का जो चार्ज है, जो फीस है, वो सिर्फ 100 रुपए है। एंड लाभ कैसे मिलेगा आपको, तो वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए गाइज, आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पर जो मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, सिर्फ उनको देखना है। आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन लेक्चर को देखने के ऊपर होना चाहिए। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हैंड रिटन नोट्स बनाने में, क्योंकि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो उसमें आपका काफी सारा टाइम जो है वो चला जाएगा। और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो कि रेगुलर बेसिस पर आती है, राइट। तो आपका रेगुलर बेसिस पर एक तो नोट्स बनाने का टाइम बच जाता है, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ने में, मैं जो टास्क देता हूं वो करने में, मैं जो होमवर्क देता हूं वो करने में। इसके अलावा ऑप्शनल की आप तैयारी कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं लास्ट में, कि एक क्वेश्चन देता हूं आपको रेगुलरली। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका टाइम यहां पर बचता है, राइट। और दूसरी चीज, आपके पास रेडी टू रीड मटेरियल अवेलेबल रहता है। अब देखो, आपको सुबह लेक्चर देखना होता है, रात में आपको सोने से पहले मैं लेक्चर्स के नोट्स आप तक प्रोवाइड करा देता हूं। तो आप सोने से पहले लेक्चर्स के ये नोट्स पढ़ते हैं, तो आपका क्या हुआ, पहली बार रिवीजन हो गया, फर्स्ट टाइम रिवीजन हो गया। इसके अलावा मैं आपको हर संडे को एक कंपाइलेशन देता हूं, पिछले हफ्ते में जितनी भी न्यूज आती है, जितनी भी न्यूज कवर्ड रहती है, जितने भी लेक्चर्स आप देखते हो, उसका एक सिंगल कंपाइलेशन आपको मिलता है, यानी कि एक ही पीडीएफ में पूरे हफ्ते की न्यूज कवर्ड रहती है। तो आपको दूसरी बार मैं पुश करता हूं कि रिवाइज करो, तो यह हो गया आपका दूसरा रिवीजन। और ऐसे ही मैं आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें कि आप तीसरी बार जो है वो रिवीजन करते हैं, राइट। तो अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया तो मेंस में बैठने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड मुझसे बेहतर आप खुद ही जानते हैं कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जामिनेशन में, राइट। इसके अलावा इतना ही नहीं मिलता आपको इस पेड पैकेज में, मैं आपको मंथ के एंड में मिनिमम 150 क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस प्रोवाइड कराता हूं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पूरे महीने तक, यानी कि ये क्वेश्चन उन टॉपिक से बनते हैं जो आपने पूरे महीने तक कवर किए हैं, पढ़े हैं, राइट, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी और इस तरीके की प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको इस पेड पैकेज में कराता हूं, जिसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको इस पेड कोर्स को जो है वो ज्वाइन करना है। एंड गाइज, आप पहले लेक्चर देखिएगा। अगर आप नए आए हैं तो पहले लेक्चर देख लीजिए। अगर मैं जो आपको समझा रहा हूं वो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। एंड गाइस, मंथली पेड पैकेज के जो मेंबर्स हैं उनके लिए मैसेज है कि आप चेक कर लीजिए, आपके पास ये हैंडआउट आ गया है। ये इंग्लिश में देखिए आप, ये पूरा हैंडआउट है, जो भी टॉपिक्स अपन आज कवर करेंगे, ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखी हुई है। और इसी के नीचे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हिंदी में भी ये पूरी नोट्स जो है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्मेट में जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से।
यहां पर बात हो रही है ताइवान स्ट्रेट के बारे में। तो देखिए गाइस, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन जो है वो इस स्ट्रेट से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि ये ताइवान स्ट्रेट कहां पर लोकेटेड है। तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये चाइना के नीचे आप देखेंगे तो आपको ये ताइवान कंट्री दिखाई देगी, ये आइलैंड कंट्री है ताइवान। और चाइना और ताइवान के बीच का जो एरिया जो हम लोग को देखने को मिल रहा है ना, ये समुद्री एरिया, तो ये ताइवान स्ट्रेट है। और स्ट्रेट की डेफिनेशन क्या होती है गाइस? दो वाटर बॉडीज जब आपस में कनेक्ट होती हैं तो उसको अपन स्ट्रेट बोलते हैं। यानी कि एक चैनल के थ्रू जब दो वाटर बॉडी आपस में कनेक्ट होती है, जैसे कि साउथ चाइना सी हम लोग को नीचे देखने को मिल रही है ताइवान के, और इसके ऊपर साइड आप देखेंगे तो ईस्ट चाइना सी आपको नजर आएगी। तो ये जो देखो आप, ये वाला जो एरिया है ये साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी के साथ कनेक्ट कर रहा है, यानी कि दो वाटर बॉडीज को जो है वो कनेक्ट करने वाला एरिया। तो दुनिया में कहीं पर भी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाला जो एरिया होता है, चैनल होता है, उसको स्ट्रेट कहा जाता है। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि पाल्क स्ट्रेट कहां पर लोकेटेड है, पाल्क स्ट्रेट की लोकेशन कहां पर है, राइट? तो इसके बारे में बताइएगा नीचे। काफी इजी सा क्वेश्चन वैसे तो मैंने आपसे पूछा है। और स्ट्रेट जो है ये गाइस, ताइवान स्ट्रेट, ये 110 मील वाइड हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये चाइना को ताइवान से सेपरेट करता है, जैसे मैंने आपको बताया ये चाइना है और ये ताइवान है, सेपरेट कर रहा है ये चैनल स्ट्रेट। और इस स्ट्रेट को फोर्मोसा स्ट्रेट या फिर थाई हाई या थाई सी के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये स्ट्रेट का टॉपिक न्यूज में क्यों आया था? तो बताया जा रहा है कि यहां पर यूएसए की नेवल शिप्स हम लोग को देखने को मिल रही हैं और इसीलिए चाइना थोड़ा सा टेंशन में आ गया, तो दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज में था। अब यहां पर आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि यूएसए की नेवल शिप जो है वो यहां पर क्या कर रही है, राइट? देखो गाइज, ये हमेशा ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं ना कहीं पे होता ही रहता है कि एक कंट्री की जो नेवी है या सबमरीन वगैरह है जो है वो मतलब जो उसकी एनिमी कंट्री होती है या ऐसी कंट्री जिनके साथ उसके विवाद चल रहे होते हैं, तो उनके आसपास अपनी इस प्रकार की एक्टिविटी जो है ये कंडक्ट करते रहते हैं सामने वाली कंट्री को टेंशन में डालने के लिए। ऐसा अक्सर चाइना करती है। चाइना ऑस्ट्रेलिया के पास, आपने कई बार न्यूज भी देखी होगी कि चाइना की सबमरीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास चली गई थी, राइट? और ये ऐसा किया जाता है कि सामने वाली कंट्री को थोड़ा सा टेंशन में लाने के लिए। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं, राइट? तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर कुछ आगे चल के कोई बड़ी बात होगी तो अपन डिस्कस करेंगे, राइट? अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये टॉपिक रिपीट हुआ है। ये टॉपिक है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के बारे में। तो ये रिपीटेड टॉपिक है। आपको ये जूलॉजिकल पार्क की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, ये ओडिशा भुवनेश्वर में हम लोग को देखने को मिलता है। यहां पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसका नाम है चंदाका दंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। एक लौता ऐसा ये जूलॉजिकल पार्क है इंडिया में जो कि इंस्टीट्यूशनल मेंबर है वाजा का, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम का। तो इसके बारे में अपन ऑलरेडी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, राइट? और ये अभी टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि इस जू ने एक इनोवेटिव अडॉप्ट एन एनिमल प्रोग्राम जो है उसकी शुरुआत करी है। तो इसके लिए ये टॉपिक न्यूज में आया था। सिंपल बस स्टेट सिविल सर्विसेज की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो अडॉप्ट एन एनिमल प्रोग्राम के बारे में बस ये ध्यान में रखिएगा कि ये इस जूलॉजिकल पार्क का प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन स्टेट सिविल सर्विसेज अक्सर पूछ लेती है। एंड स्टेट सिविल सर्विसेज प्लस यूपीएससी ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगी कि ये फलाना जूलॉजिकल पार्क कहां पर लोकेटेड है, नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये फलाना कहां पर लोकेटेड है। तो उसकी लोकेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट? और थोड़ा सा डिटेल में आप थोड़ा जूलॉजिकल पार्क के बारे में पढ़ लीजिएगा। मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। 23 सितंबर 2020 को इस टॉपिक को अपन ने कवर किया हुआ है। इस आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब के सर्च कॉलम पे आप लिखिएगा 23 सितंबर 2020, उसके आगे मेरा नाम लिख दीजिएगा, कमलाक्ष, स्पेलिंग करेक्ट लिखिएगा। एंड इस वीडियो के जैसे आप सर्च करेंगे तो सर्च लिस्ट में जो सबसे पहला वीडियो आएगा ना, तो ये अपना ही वीडियो होगा। और इस वीडियो के 31 मिनट 9 सेकंड पे आप जाओगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है? तो इस नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मैंने दी हुई है, डिटेल में आप देख लो। रिपीटेड टॉपिक है, मैं ज्यादा इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रिपीटेड टॉपिक अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो एक बार जरूर जाकर देख लेना इस लेक्चर को फिनिश करने के बाद। अब बात कर रहे हैं जोजिला टनल के बारे में। तो जोजिला टनल जब बनकर तैयार हो जाएगा, एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल ये हम लोग को देखने को मिलेगा। सबसे लंबा बाई डायरेक्शनल टनल। बाई डायरेक्शनल क्या होता है? तो ये टू वे ट्रैफिक जो होता है ना रोड में, आप रोड में जाते हो, एक तरफ से आप जाते हो, दूसरी तरफ से आने वाले आता है, बीच में डिवाइडर होता है। तो ये वाला जो ऐसा जो रोड होता है तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, और ये टनल जो है वो बाई डायरेक्शनल टनल हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए था क्योंकि यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है पहली ब्लास्टिंग इसके कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क की, जोजिला टनल के। यानी कि टनल बनाने के लिए जो शुरुआत होती है ना एकदम, यानी काम जो शुरू हो जाता है तो उसमें ब्लास्टिंग वगैरह होती है, पहाड़ वगैरह जो है उसको काटना रहता है तो ब्लास्टिंग की जाती है, डायनामाइट्स वगैरह लगाए जाते हैं, राइट? तो ये वाली जो पहली ब्लास्टिंग जो है वो इसकी देखने को मिली, यानी कि इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो गया है। एक्सपेक्टेड इसका टाइम है 5 साल का, 5 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसकी लोकेशन थोड़ी आप ध्यान में रखना। ये जोजिला पास जो है गाइस, ये श्रीनगर कारगिल लेह NH1 पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। NH1 याद रखना, नेशनल हाईवे 1
श्रीनगर कारगिल लेह के बीच में ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और जोजिला पास से जब निकलते थे तो पहले जो टाइम लगता था वो करीब 3 घंटे 30 मिनट के आसपास हम लोग को देखने को मिलता था, जो लगता था 3.5 घंटे के आसपास। अब बताया जा रहा है कि ये टाइम जो है वो 15 मिनट में हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि जो पहले के समय पे 3 घंटे जिस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लग जाते थे, 15 मिनट में वो डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल हो जाएगा, कवर हो जाएगा, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। 11,578 फीट के एल्टीट्यूड पर ये नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है। ऑल वेदर एक्सेसिबिलिटी होगी, यानी कि किसी भी मौसम में जो है वो इस रूट को एक्सेस किया जा सकेगा, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। तो ये हमारी आर्म फोर्सेस को काफी मदद करेगा। सभी दिन ये ओपन रहेगा रूट, और लेंथ जो होने वाली है इसकी 14.15 किलोमीटर की हम लोग को देखने को मिलने वाली है। और बनकर जब ये तैयार हो जाएगा तो एशिया का सबसे लंबा बाई डायरेक्शनल टनल ये हम लोग को देखने को मिलेगा। 5 साल में ये कंप्लीट होने की इसकी संभावना है। तो बस इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाएंगे, क्योंकि सिविल सर्विसेज में आजकल यही हो गया कि लोकेशन तो एक पूछी जाती है, यानी कि न्यूज में लोकेशन एक आती है, बट वो उसके आसपास की चीज आपसे पूछ लेता है। तो जोजिला के बारे में भी हम लोग बात करें, इस पास के बारे में, तो आपको जो है ये मैप में आप जितने भी पास देख रहे हो, जैसे कि ये खाइबर पास, गोमल पास, बोलन पास, राइट, तो ये जितने भी पास, पीर पंजल वेरी इंपॉर्टेंट, रोहतांग पास, तो ये आपको फोटो में जितने भी पास दिख रहे हैं ना, तो आप क्या करो, एक टास्क मैं आपको दे रहा हूं वीडियो खत्म करने के बाद, ये आपका टास्क है कि आपको जो है वो सबसे पहले तो मैप में ये पूरे आपके पास जो भी मैप होगा या फिर मैप की नोट्स बुक होगी, या फिर आप खुद ड्रॉ करते हो अगर मैप, और अगर खुद ड्रॉ करते हो तो उससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं, ये आपके मतलब मेंस एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। तो मैप को तो खुद ड्रॉ करना सीखो, आप प्रैक्टिस बनाओ मैप को खुद से ड्रॉ करने की। तो खुद से पेपर पर मैप को ड्रॉ करना, एंड ड्रॉ करने के बाद ये जितने भी पासेस है उसको लोकेट कर लेना, और जो आपकी जो रिवीजन जो कॉपी होती है ना, या फिर आपकी मैप के नोट्स जो होते हैं आपने बना के रखे होंगे, नहीं बनाए तो बना लो यार, कि जो भी मैं मैप से रिलेटेड आपको टॉपिक दे रहा हूँ एक नोटबुक में, वो पूरे लोकेशन वाइज जितनी भी चीजें मैं बताता हूँ वो आप करते चलो। और जो भी जैसे मैं टास्क दे रहा हूँ, जैसे ये मैप बनाने के लिए मैंने आपको कहा, तो उस कॉपी में आपका ये मैप चिपक जाना चाहिए, उस फाइल या फोल्डर में ये मैप लगा देना, राइट। तो ये बहुत जरूरी होता है, ये एंड में आपकी काफी मदद करेगा, हेल्प करेगा रिवीजन टाइम पर, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना, टास्क ये है कि जितने भी पासेस है ना, तो सबसे पहले तो उसको मैप में ड्रॉ कर लो। उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स पर नीचे लिख कर देना है कि ये जितने भी आपके पास पासेस है वो कौन सी स्टेट के हैं। जैसे कि ये पास काराकोरम पास जो है वो कौन सी स्टेट पर है, और जोजिला पास कौन सी स्टेट पर है, खाइबर कौन सी स्टेट पर है। तो ये पूरी चीज आपको इस प्रकार से लिखनी है, ठीक है। तो ये आपका आज की डेट में टास्क है। और कैस्पियन वॉर गेम्स अब नेक्स्ट अपना टॉपिक यहां पर है। अब ये जो टॉपिक है ये पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बट मेनली लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कैस्पियन सी से रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि ये फलाना कैस्पियन सी जो है वो कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। तो याद रखना, कजाकिस्तान के साथ ये देखो आप पूरी बाउंड्री शेयर कर रही है, रशिया के साथ कैस्पियन सी बाउंड्री शेयर कर रही है, अजरबैजान के साथ, और ये हम लोग को देखने को मिल रही है, ईरान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है, तुर्कमेनिस्तान के साथ, ये देखिए आप, है ना। तो ये कंट्रीज के नाम बस आपको थोड़ा याद रखना, ये कौन सी कंट्री जो है वो कैस्पियन सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है। अच्छा, ये टॉपिक अभी न्यूज में क्यों आया, तो पहले मैं आपको समझाता हूं न्यूज में ये टॉपिक क्यों है। तो रशिया की नेवी जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज, सैन्य अभ्यास जो है वो यहां पर कंडक्ट कर रही है, रशियन नेवी, राइट। और इसमें यहां पर बताया जा रहा है कि 6 शिप्स यहां पर आए हुए हैं, 7 जहाज, हवाई जहाज हम लोग को देखने को मिल रहा है आए हुए हैं, और 400 से ज्यादा जो मिलिट्री मैन जो है वो यहां पर हम लोग को रशिया के देखने को मिल रहा है। तो वो यहां पर आ गए एक्सरसाइज कंडक्ट करने। अब एक्सरसाइज आपको पता है ड्रिल्स वगैरह होती हैं, कि वो फर्दर अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, इन फ्यूचर इश्यूज जो भी होते हैं, तो उससे वो प्रैक्टिस करते हैं। तो ये ड्रिल वगैरह के बारे में आपको पता होगा कि मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों होती है, ड्रिलिंग पर्पज के लिए होती है, कि आने वाले समय में कोई भी अगर इशू आता है तो उसके लिए वो तैनात रहे, तैयार रहे, है ना। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज कैस्पियन सी पे कंडक्ट कर रही है, और करते समय इसने क्या कहा है, रशिया ने इसने बोला है कि ये जो इसकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उससे अजरबैजान में जो इशू अभी चल रहे हैं नागोर्नो काराबाख रीजन पर, तो उस पर कोई भी असर जो है वो नहीं पड़ेगा। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो इशू चल रहा है, मैंने आपको बताया हुआ था, ऑलरेडी पहले पढ़ाया हुआ है, 30 सितंबर 2020 के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि एक एरिया हम लोग को यहां पर देखने को मिलता है, राइट। तो ये एरिया विवादित एरिया है, इस एरिया पर आर्मेनिया का भी कंट्रोल वो क्लेम करती है, और अजरबैजान का भी कंट्रोल ये इस एरिया पर ये क्लेम करते हैं, यानी कि विवादित टेरिटरी एक प्रकार से। जैसे कि हमारी देखते हैं ना हम लोग की पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो वो विवादित टेरिटरी है, राइट। तो वैसे ही ये वाली जो टेरिटरी हम लोग को देखने को मिल रही है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र की, तो ये विवादित टेरिटरी है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, राइट। तो अब जब यहां पर ये देखो, अब लोकेशन भी देखो आप, ये अजरबैजान ये आपको दिखाई दे रहा है, और ये आर्मेनिया ये कंट्री आपको दिखाई दे रही है, इसी के पास कैस्पियन सी, और यहीं पर ही ये पूरी अपनी मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है रशिया, राइट। अब एक चीज यहां पर आप ध्यान देना, रशिया ने क्या बोला कि
यहां पर जो इशू चल रहा है, मुद्दे जो चल रहे हैं दो कंट्रीज के बीच में बड़े, जो बैटल लाइक सिचुएशन जो हम लोग को देखने को मिल रही है, वॉर लाइक सिचुएशन जो दो कंट्रीज के बीच में देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पर अभी अटैक्स वगैरह भी हुए हैं, देखने को मिले थे, जिसके बारे में मैंने आपको ये 30 सितंबर के लेक्चर पर बताया था। 30 सितंबर के लेक्चर में पहला ही ये टॉपिक था, 1 मिनट 28 सेकंड पे ये टॉपिक आपका शुरू हो जाएगा, तो आप देख लीजिएगा, तो इसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या इशू चल रहा था दो कंट्रीज के बीच में। तो अभी देखो यहां पर गर्मा गर्मी है, अब रशिया अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज यहां पर कंडक्ट कर रहा है, और छोटी मोटी एक्सरसाइज नहीं, आप देखो कितने सारे 400 अपने पर्सनल को यहां पर भेज रहा है वो मिलिट्री पर्सन को, 6 इसकी शिप्स है, 7 प्लेन्स है। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया हुआ ये वाला डेटा, क्योंकि आप एक इमेजिन कर पाओ कि यार बहुत सारी फोर्स जो है वो अपनी यहां पर ये रख रहा है इस क्षेत्र पर, और बोल तो ये रहा है कि इस क्षेत्र पर जो इसकी फोर्स है वो तो सिर्फ अपनी ड्रिलिंग कर रही है, बट एक्चुअली में इसके दिमाग में ये है कि इसको आर्मेनिया को प्रोटेक्ट करना है, कि कभी भी अगर आर्मेनिया के ऊपर कुछ बात आती है, कोई भी प्रेशर होता है अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया के ऊपर, तो ये रशिया जो है वो एकदम से एक्टिव हो जाए। बोल तो रही है कि उससे कोई मतलब उसको कोई मतलब नहीं है यहां पर जो भी इशू चल रहा है, ये तो अपनी सिर्फ ड्रिलिंग एक्टिविटी कंडक्ट कर रही है, बट ऐसा नहीं है। इसके पीछे जो डिप्लोमेटिक जो इसकी थिंकिंग अप्रोच जो हम लोग को देखने को मिल रही है वो ये है कि इसको आर्मेनिया को प्रोटेक्ट करना है। अब आर्मेनिया को क्यों प्रोटेक्ट करना है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रशिया की कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO मिलिट्री अलायंस जो है, इसका हिस्सा आर्मेनिया भी है, यानी कि आर्मेनिया भी इसकी मेंबर के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है। तो अब आर्मेनिया इसकी मेंबर है, और ये जो ट्रीटी है वो सिक्योरिटी ट्रीटी है। ये ट्रीटी क्या करती है कि जो भी कंट्रीज, जैसे कि नाटो जो हम लोग को देखने को मिलती है ना, नाटो के अंदर क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि किसी भी मेंबर कंट्री के ऊपर कोई भी बात आती है तो वो सबके सब मिलकर जो है वो जो भी उसके एनिमी होते हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं, या फिर कोशिश करते हैं कि ये जो भी इनकी मेंबर कंट्री है तो वो प्रोटेक्टेड रहे, इसके ऊपर कोई भी आंच ना आए। तो इसलिए रशिया ने अपने इस जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट कर रहा है, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर इसमें तैनात कर दिया, राइट। तो इस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये आपको बताना चाहिए, ये वाली इन्फॉर्मेशन कोई बताएगा नहीं, ये पेपर्स वगैरह में ऐसे डायरेक्टली जो है वो लिखी हुई नहीं होती है, बट आपको जो है वो समझना है कि हाँ यार क्या चीज है, क्यों ये रिलेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये वाली चीज है, और रशिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है टोटली आर्मेनिया को, और आर्मेनिया को भी पता है कि रशिया जो है उसको सपोर्ट करेगा ही करेगा, और ये चीज रशिया ने दिखा दी है। बोल तो रहा है कि ये यहाँ पर जो तैनात हुआ है वो इस बैटल के लिए नहीं तैनात हुआ है, बट वजह तो बैटल ही है जिसके लिए इसने अपनी फोर्सेस को यहाँ पर तैनात कर दिया अचानक से, राइट। तो ये थी पूरी ओवरऑल चीज, जिसके बारे में एक जनरल बस आपको आइडिया होना चाहिए इस चीज के बारे में, इस इशू के बारे में। मेनली जो काम की चीज है इस टॉपिक में वो ये है कैस्पियन सी, ठीक है। अब पेपर 1 से रिलेटेड गाइस सिर्फ इतने ही टॉपिक थे। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल सोलार अलायंस की तीसरी असेंबली अभी रिसेंटली कंडक्ट हुई है, वर्चुअल मीटिंग के थ्रू ये देखने को मिली है। यहां पर इंडिया और फ्रांस दोबारा से री इलेक्ट हो गए हैं, फिर से री इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट के पद के लिए। यहां पर इस मीटिंग के दौरान अप्रूवल दिया गया है कि अब से प्राइवेट और पब्लिक कॉर्पोरेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होंगी ISA के प्रोजेक्ट्स में, यानी कि आप कह सकते हो कि आने वाले समय में कुछ प्राइवेट कंपनीज भी होंगी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अंडरटेकिंग्स हम लोग को देखने को मिलेंगी अलग अलग कंट्री की, जो कि काम करेंगी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो प्रोजेक्ट्स हैं और उनके जो गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी अचीव करने में, राइट। तो ये टेक्नोलॉजीज वगैरह, इनोवेटिव सोल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके बारे में एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। और ये कोलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन के थ्रू जो है ये प्राइवेट और पब्लिक कॉर्पोरेट सेक्टर जो है ये एंगेज होगा ISA के साथ, राइट, यानी कि काम करेंगे मिलकर। अच्छा, ISA के बारे में मैं आपको काफी डिटेल में ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं। ISA के बारे में हमने 20 और 21 अगस्त 2020 को ही पढ़ा है। 1 घंटा 9 मिनट 24 सेकंड के वीडियो पे आप जाएंगे तो आपको ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का टॉपिक मिल जाएगा। ध्यान से इस टॉपिक को देख लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है, राइट। अच्छा, अब देख लोगे आप तो एक मैं 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उसका आंसर आप बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे। सबसे पहले तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन वो ये है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है, राइट। दूसरा क्वेश्चन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पूरे दुनिया भर में क्या कोई भी कंट्री ज्वाइन कर सकती है, राइट, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका यह है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गोल क्या है, टारगेट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किस साल तक इनको कितनी जो एनर्जी जो है वो सोलर सोर्स के थ्रू जो है वो जनरेट करनी है, कितनी पावर जनरेट करनी है सोलर एनर्जी के थ्रू, राइट। तो ये टारगेट आप लिख कर बताइए। तो 3 क्वेश्चन के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। जिन्होंने रेगुलर मतलब पहले ये वाला वीडियो देख लिया होगा, जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं, तो उनको तो इसका आंसर पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो तुरंत रिवाइज कर लो कि रिवीजन लैक कर रहा है। रिवीजन अगर प्रॉपर टाइम पे होगा और मेरे द्वारा बताए गए शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा तो आप कोई भी टॉपिक जो है वो भूलोगे नहीं, जाएगा नहीं, पूरे आपके मेमोरी के परमानेंट पार्ट में वो टॉपिक जाकर छप जाएगा। बट शर्त सिर्फ इतनी टाइम आपको देना है और रेगुलर जिस समय मैं बता रहा हूं उस समय ही रिवीजन करोगे, तभी मतलब जो है अच्छा हो पाएगा। जैसे मैं बोलता हूं कि रात में सोने से पहले रिवीजन करो,
वो इसलिए बोलता हूं कि उसके पीछे कुछ साइंटिफिक चीजें हैं यार। और ये आपको सभी जितने भी टॉपर्स हैं उनसे आप पूछिएगा, वो यही बोलेंगे कि यार रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन से लॉन्ग टर्म आप जो है वो रख पाते हो दिमाग में। आपको ऐसा थोड़ा है कि आपको आपने आज पढ़ा कल आपका एग्जाम हो जाएगा, नहीं। इस एग्जाम का पूरा टाइम 1 साल का है, और 1 साल में बहुत सारी चीजें पढ़नी, और बहुत सारी चीजें में सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ सिलेक्टेड चीजें पढ़नी जो मैं आपको बताता हूं, राइट। इसके अलावा आईएसए के कुछ अवार्ड्स वगैरह भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, पुरस्कार भी देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर रोककर और बताना चाहूंगा आप लोगों को, जैसे कि अभी अपन ने ये थोड़ा चेंजेस लाए हैं स्लाइड्स वगैरह के अंदर, आप देख ही रहे होंगे, थोड़ी सी इंटरैक्टिव स्लाइड्स को बनाने की कोशिश करी है, जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, राइट। तो उस बीच मुझे कुछ ही सिर्फ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का मैसेज आया था, ज्यादा लोगों का नहीं आया था, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से भी मैंने पर्सनली बात करी थी, तो उनको खुद को ये वाला जो नई जो अप्रोच है वो खुद को उनको अच्छी लग रही है। बट कुछ कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कई, मैं बताऊं क्या है कि अभी तक आप ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते आ रहे थे सिविल सर्विसेज के लिए, बट आप देखिए एग्जाम जो है उसका लेवल बहुत हाई हो गया है आज की डेट में। तो आपको मेन फोकस किस पे करना है? देखो ये सब थ्योरी वगैरह जो यहां पर लिखी रहती है ना, आप अभी भी देख रहे हो स्लाइड में थ्योरी है, और मैं थ्योरी भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, वो जब प्रोवाइड करा रहा हूं जब नेसेसरी लग रहा है कि हाँ यार इस टॉपिक को समझने के लिए थ्योरी रखनी पड़ेगी, राइट। जब नेसेसरी नहीं लग रहा है तो फिर वो मैं नहीं करवा रहा हूं। और इस चीज पर ध्यान ये देना आपकी, देखो न्यूज़पेपर भी आता है सभी के घर में, न्यूज़पेपर भी आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। बट न्यूज़पेपर को पढ़ना और यहां पर ही मैं लाइन बाय लाइन पूरी चीज पढ़ा दूं तो फिर अंडरस्टैंडिंग कहां से डेवलप होगी? आप मेरा ये लेक्चर क्यों देख रहे हो? कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, राइट। जैसे कि जब आप कोचिंग जाते हो, महंगी महंगी फीस देकर कोचिंग में बैठते हो, तो कोचिंग में सर जो होते हैं वो व्हाइट बोर्ड या आजकल स्मार्ट बोर्ड आता है तो उस पर पढ़ाते हैं, राइट। उनके हाथ में कोई थ्योरी वगैरह तो होती नहीं है ना। तो अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम क्रैक करना है तो अंडरस्टैंडिंग को आपको डेवलप करना होगा। और इस लेक्चर में मेरा फोकस सिर्फ ये होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूं। पढ़ तो कोई भी लेगा, बुक्स अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, बट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या किया करो, सिर्फ आपका फोकस मैं जो बोल रहा हूं, बता रहा हूं, जिस तरीके से चीजों को रिलेट कर रहा हूं उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। बाकी आपको मटेरियल तो मिल ही रहा है, ऑलरेडी मटेरियल अवेलेबल भी है आपके लिए और मिल भी रहा है आप लोगों को। जैसे कि अगर आप पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपके पास मटेरियल मैं अवेलेबल करा रहा हूं, और नहीं तो न्यूज़पेपर वगैरह और पूरा मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है ही, राइट। तो यहां पर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर फोकस रखो आप। अच्छा, अब बात करेंगे विश्वेश्वरैया अवार्ड, कल्पना चावला अवार्ड और दिवाकर अवार्ड के बारे में। तो ये 3 अवार्ड्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो कि आईएसए देती है। सबसे पहला विश्वेश्वरैया अवार्ड की बात करें तो ये ऐसी कंट्री को दिया जाता है जिस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा सोलार कैपेसिटी हम लोग को देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी कंट्री जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में सोलार एनर्जी को स्टोर करती है, राइट। तो ऐसी कंट्री को रिकॉग्नाइज करते हुए ये अवार्ड दिया जाता है। स्टोर इन द सेंस कि उसके पास कैपेसिटी है स्टोर करने की ज्यादा मात्रा में। और आईएसए के 4 रीजन्स, 4 क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलते हैं। इस मैप में देखो आप, जैसे कि ये लैटिन अमेरिका का रीजन, ये अफ्रीका का रीजन, ये एशिया पैसिफिक क्षेत्र हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो और ये यूरोप एंड अदर कंट्रीज का क्षेत्र हम लोग को देखने को मिल रहा है, रीजन देखने को मिल रहा है। तो ये अलग अलग रीजन इसने बनाया हुआ है। और इस अब ये वाला जो रीजन है ये एशिया पैसिफिक रीजन है। तो यहां पर इस क्षेत्र पर जो भी कंट्री जिसके अंदर, यानी कि जिस कंट्री में इसने इन्वेस्टमेंट किया होगा, वेरियस इनोवेटिव सोल्यूशन को अडॉप्ट किया होगा और सोलर एनर्जी की कैपेसिटी को जो है वो इसने बढ़ाया होगा, मैक्सिमाइज किया होगा, तो ऐसी कंट्री को फिर रिकॉग्नाइज करते हुए ये अवार्ड दिया जाता है। और ऐसी कंट्री इस क्षेत्र के अंदर, एशिया पैसिफिक क्षेत्र के अंदर जापान हम लोग को देखने को मिल रही है। और यूरोप क्षेत्र की अगर बात करें तो यूरोप के अंदर नीदरलैंड्स हम लोग को देखने को मिल रही है। तो बस इसका एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और कल्पना चावला अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करती है साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के काम को, आउटस्टैंडिंग उनके कंट्रीब्यूशन को, काम को, जो कि उन्होंने सोलर एनर्जी की फील्ड पर दिए होते हैं, राइट। अब साइंटिस्ट और इंजीनियर ही क्यों, इसके अलावा और कोई दूसरी को क्यों, दूसरे प्रोफेशन को क्यों यहां पर ऐड नहीं किया गया? तो देखो, सबसे पहली चीज तो गाइस साइंटिस्ट और इंजीनियर को एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि साइंटिस्ट का काम क्या होता है? इनोवेटिव सोल्यूशन का ब्लूप्रिंट तैयार करना। क्योंकि वो इनोवेटिव सोल्यूशन जो है वो लेकर आते हैं साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू, किया एक टेबल के ऊपर एक मॉडल बनाते हैं, राइट। टेबल पर एक छोटा सा मॉडल होता है और जिस पर ये फोकस कर लेते हैं और बोल देते हैं कि हाँ यार, अगर ये मॉडल इस तरीके से रियलिटी में बन जाएगा तो फिर जो अचीवमेंट जो चाह रहे हैं वो पॉसिबल हो पाएगा। तो साइंटिस्ट का काम क्या होता है? इनोवेटिव सोल्यूशन का ब्लूप्रिंट बना के देना, फ्रेमवर्क बना के देना, और उस ब्लूप्रिंट को रियलिटी या उस फ्रेमवर्क को रियलिटी में करने का काम किसका होता है? इंजीनियर्स का होता है। दैट्स व्हाई साइंटिस्ट और इंजीनियर को एक साथ रखा गया है, राइट। तो ये वाली अप्रोच भी आपको लॉजिकल यहां पर पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मेन चीज है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो और लॉजिक्स को अपने ज्यादा से ज्यादा लगाओ, अपने ब्रेन की स्ट्रॉमिंग करो, चलाओ अपने दिमाग को कि यार ये हुआ तो कैसे हुआ, तो उसका आंसर आपको लॉजिकली ही मिलेगा,
राइट। आगे की बात करें दिवाकर अवार्ड की, इसका फुल फॉर्म है दिव्यांग अक्षय ऊर्जा पुरस्कार। दिवाकर अवार्ड यानी कि इसको इस नाम से भी जाना जाता है, और ये रिकॉग्नाइज करता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे इंस्टीट्यूशन को जो कि काम कर रहे होते हैं डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सन होते हैं, यानी कि दिव्यांगजन जो पर्सन होते हैं उनके बेनिफिट के लिए काम कर रहे होते हैं, और इनका काम ये भी होता है कि सोलर एनर्जी का के उपयोग को मैक्सिमाइज करना है, एकदम ज्यादा बढ़ाना है, राइट। तो इस पर ये काम करती है ये वाली मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है जिसने भी बेटर आउटस्टैंडिंग अपना परफॉर्मेंस दी होती है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, इससे रिलेटेड सब इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इस टॉपिक में बात हो रही है महिला किसान दिवस के बारे में। याद रखिएगा 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहां पर महिलाओं को सशक्त बनाना है, एम्पावर करना है महिलाओं को। कहां पर? एग्रीकल्चर की फील्ड में। नाम से ही समझ आ रहा है महिला किसान, राइट। अवेयरनेस क्रिएट करनी है, इंकरेज करना है कि वुमेन फार्मर्स को, कि वुमेन भी जो है वो फार्मिंग की फील्ड की तरफ आए, काम करें, है ना। और यूनाइटेड नेशन भी 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन भी ऑब्जर्व करती है। तो 15 अक्टूबर को एक तो महिला किसान दिवस हमारे यहाँ देखने को मिलता है, और इवन यूएन यूनाइटेड नेशन जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन भी ऑब्जर्व करती है इस समय। और यहाँ पर फोकस इसलिए किया जाता है क्योंकि आप जानते हो गाइस कि हम लोग को गांव क्षेत्र वाले जो एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं, रूरल एरियाज वगैरह, वहां पर ऐसी चीजें सबसे ज्यादा, ऐसी धारणा सबसे ज्यादा है कि महिला जो है वो सिर्फ घर के अंदर काम करेगी, राइट। अर्बन एरियाज पे भी है कुछ जगह, बट एज कंपेयर टू रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज पर उतनी नहीं देखने को मिलती है। बट रूरल एरियाज पर, गांव क्षेत्रों पर हम लोग को ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है बहुत, कि महिला जो है वो काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये दिवस जो है वो इसलिए भी ऑब्जर्व किया जाता है कि टारगेट किया जाता है कि महिला भी जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड पर काम करें, क्योंकि रूरल एरियाज पर जो प्राइमरी जो एक्टिविटी होती है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो हम लोग को देखने को मिलती है, वो एग्रीकल्चर के थ्रू ही देखने को मिलती है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर महिलाओं को भी मोटिवेट किया जाता है, एम्पावर किया जाता है, सशक्त बनाया जाता है, कोशिश की जाती है कि महिला भी जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड को चूज करें और काम करें, राइट। यानी कि पैसा जो है वो जनरेट कर पाए एग्रीकल्चर फील्ड में आकर। तो ये वाली चीज है, इस पर हम लोग को देखने को मिल रहा है ये वाला महिला किसान दिवस और इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। अब देखिए रूरल वुमेन की भी यहाँ पर इसलिए बात हुई है क्योंकि मतलब रूरल जो गांव क्षेत्र की महिला जो है उनको रिकॉग्नाइज करना है, राइट, और उनको सशक्त बनाना है। गॉट इट। अब यहां पर बात हो रही है ईट राइट मूवमेंट के बारे में। ईट राइट मूवमेंट लॉन्च किया था 2018 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका मेन एम यह है कि लोगों की डाइट से 3 सालों के अंदर 30% तक शुगर, सॉल्ट और ऑयल कंजम्पशन को कम करना है, 30% तक। यानी कि जो लोग आज की डेट में शुगर का कंजम्पशन कर रहे हैं, ये शक्कर खा रहे हैं, शक्कर का कंजम्पशन उनकी यानी कि जो भोजन है उसमें ज्यादा रहता है, और या तो फिर नमक का कंजम्पशन उनके भोजन में ज्यादा रहता है, या तेल जो है वो अपने खाने पीने पर ज्यादा वो कंज्यूम करते हैं, यानी कि खाना जो है खाने में तेल ज्यादा डालते हैं। तो ये चीज कम करने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ये जो चीजें हैं, एक्सेसिव शुगर या एक्सेसिव सॉल्ट का कंजम्पशन या तेल का कंजम्पशन, तो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज का कारण बन जाता है। और भी काफी सारी डिजीज, जैसे कि ओबेसिटी के कारण तो ऑलरेडी काफी सारी डिजीज होती हैं, और ये सब चीजें जो है वो ओबेसिटी का बड़ा कारण हम लोग को देखने को मिलती है। हार्ट अटैक के केसेस आज की डेट में इसलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि लोगों की डाइट में ये सब चीजें जो है वो काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर सिटीजन जो है वो हेल्दी डाइट चूज करें, इस एम के साथ जो है वो ये मूवमेंट लाया गया था 2018 में, और अगले 3 सालों के अंदर 30% तक लोगों की डाइट से शुगर, सॉल्ट और ऑयल के कंजम्पशन को रिड्यूस कर रहा है। एंड गाइस मेरा सजेशन ये है कि जो सॉल्ट हम लोग, नमक जो हम लोग लेते हैं ना बाहर मार्केट से, रिफाइंड नमक जो इसको हम लोग बोलते हैं, तो उस नमक की जगह अगर सेंधा नमक या सॉल्ट नमक का उपयोग किया जाएगा तो वो ज्यादा अच्छा है, राइट। ये डाइट के लिए अच्छा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बॉडी के लिए, पर्सन की बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है और उसकी बॉडी में कोई बीमारी वगैरह भी जो है ऐसे डेवलप नहीं होती है, राइट। तो ये जो नॉर्मल जो सॉल्ट होता है उससे बेटर माना जाता है सेंधा नमक को, जिसको रॉक सॉल्ट हम लोग कहते हैं। तो अगर आप ये कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट में तो किया करो, मैं करता ही हूँ। मैं पर्सनली मैंने चेंज कर दिया, पूरी फैमिली जो है वो ये वाली चीज़ कर रही है। इसके अलावा जैसे मेरी मम्मी है वो मतलब जो चाय के साथ जो है ये वाली चीज़ इसको डालती थी, ये कैप्सूल को, चाय वगैरह पीते समय, ये शुगर फ्री कैप्सूल्स वगैरह को। गाइस ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसको भी मैंने अपने घर पे तो बंद करा दिया। इसकी जगह गुड़ जो होता है ना, जैगरी, उसको लिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। इस चीज़ से एक रिसर्च वगैरह के थ्रू ये भी पता लगा है कि अगर इसका लॉन्ग टर्म तक कोई इंडिविजुअल इंटेक करते हैं, लेते हैं, तो उनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने लगते हैं, उनकी बॉडी में जो है वो न्यूरोलॉजिकली कुछ इश्यूज जो है वो आने लगते हैं, राइट। तो ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप या आपकी फैमिली मेंबर्स इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो इसको भी बिल्कुल बंद करो। लोगों ने इसको कंज्यूम करना एक फैशन बना दिया है, बट एक्चुअली में हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, राइट। तो ये वाली चीज़ है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, इसमें बात हो रही है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ इनिशिएटिव। जैसे ही
लाइट ऑन हो रही है, रेड लाइट सिग्नल पे गाड़ी को बंद करना है। तो ये तो कई बार एडवर्टीजमेंट आते रहते थे, बट अभी ये इनिशिएटिव जो है वो दिल्ली सरकार ने जो है वो शुरू किया है, लॉन्च किया है। क्योंकि इसके बारे में तो ऑलरेडी आप देखते आ रहे हो यार, कई बार तो टीवी में भी ऐसे मतलब एडवर्टीजमेंट आते थे पहले, बहुत पहले। मुझे याद है मैं छोटा था तब से ही ऐसे इनिशिएटिव आने शुरू हो गए थे, टीवी वगैरह में एड्स वगैरह आना शुरू हो गया था इस प्रकार का। कि जब मैं कॉलेज वगैरह में था और या फिर स्कूल में ही था तभी आते थे इस प्रकार के, जैसे ही रेड लाइट देखे गाड़ी बंद कर देनी चाहिए, ऐसे आते थे ना, पेट्रोल बचाओ इस टाइप से। तो ये वाली चीज है। और इसमें वो तो पेट्रोल बचाने की बात होती थी, अब तो यहाँ पर पेट्रोल के साथ साथ पोल्यूशन भी की भी बात होती है ना। आजकल मेन फोकस किसके ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर है, राइट। तो ये जो दिल्ली सरकार का एक कैंपेन हम लोग को देखने को मिलता है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। तो इस कैंपेन को 8 अक्टूबर 2020 को ही अपन ने डिस्कस किया है। 50 मिनट 53 सेकंड के लेक्चर पे आपको ये मिल जाएगा, ये वाला कैंपेन के बारे में अपन ने बात करी थी, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। तो इसी के अंडर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ इनिशिएटिव जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर टारगेट यही कि एयर पोल्यूशन जो दिल्ली के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स जो दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन की देखने को मिल रही है, और ये जो समय है ये वाला, ये मतलब जैसे दिवाली आने वाली है, दशहरा हम लोग को देखने को मिलने वाला है, ये जो समय है और ये जो पीरियड है, इस समय जो फार्मर्स हैं हरियाणा के और पंजाब के, तो वो स्टबल बर्न करते हैं, राइट। तो इसके बारे में पहले अपन चर्चा कर चुके हैं। तो स्टबल बर्निंग के कारण भी पोल्यूशन लेवल दिल्ली के अंदर काफी हाई हो जाता है ना। तो ये जो बढ़ते हुए जो पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है दिल्ली के अंदर, उसको टैकल करने का एक छोटा सा इनिशिएटिव दिल्ली सरकार की तरफ से हम लोग को देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप उपयोग कर सकते हैं मेंस में, जैसे कि ये एग्जांपल के तौर पर पोल्यूशन लेवल का, कि अगर हम लोग कुछ इनिशिएटिव लाए, जैसे आप कोई भी कुछ कर रहे हो, जैसे ये वाला अगर आप प्रोग्राम के बारे में लिख दो, तो उसके साथ अगर ये चीज लिख दोगे तो और आपका अच्छा आंसर बनेगा। क्योंकि डेटा की बात हो रही है यहाँ पर। तो डेटा ये है कि अगर जैसे कि 1 करोड़ गाड़ियां हम लोग को देखने को मिल रही है कि दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है 1 करोड़ गाड़ी, और उनमें से अगर 10 लाख गाड़ी यानी कि 10% उनमें से अपना मतलब हैबिट बना लें कि अब सिग्नल पर अपने इग्निशन को ऑफ करने की, तो उस समय क्या होगा, उस समय 1 साल में अराउंड 1.5 टन पार्टिकुलेट मैटर 10 रिड्यूस होगा, और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है वो 0.4 टन तक रिड्यूस हो जाएगा। तो एक मतलब पोल्यूशन जो है वो जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसके कारण से जो इश्यूज जो आज की डेट में डेवलप हो रहे हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। तो कितनी बड़ी बात है ये, है ना। और दिल्ली में तो वैसे ही बहुत लंबे लंबे टाइम के ये होते हैं। मैं दिल्ली गया था, मैं रहा भी हूँ दिल्ली में, करीब 1 साल के आसपास में रहा था। 11 महीने या 12 महीने ही टोटल रहा था मैं। तो तब वहां पर देखा था मैंने ये सब चीजें कि यार बहुत लंबे लंबे सिग्नल होता है। आप अगर आप में से होंगे कोई दिल्ली में या आते जाते रहते होंगे तो आपको पता होगा कि यार बहुत देर तक खड़ी रहती है गाड़ी, और चालू रखते हैं लोग गाड़ियां, क्योंकि एक तो एसी वाली कहानी है, और गाड़ी के इग्निशन बंद कर दो तो एसी भी ढंग से चलता नहीं है, काम नहीं करता, राइट। तो लोग जो है वो गाड़ी का इग्निशन चालू ही रखते हैं अपने। तो बट अगर ये हैबिट अगर लोग डाल लेंगे तो ये इससे पोल्यूशन पर काफी इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो सिटीजन्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लो कहीं पर, आप लिख सकते हो मेंस में कि सिटीजन्स कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सरकार अगर कुछ इनिशिएटिव लेकर आ रही है तो उसका जो सेंट्रल रोल जो प्ले करेंगे वो सिटीजन्स प्ले करेंगे। तो इसलिए सिटीजन्स के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है वेरियस तरीकों से। अगर एक किसी इनिशिएटिव को, एक प्रोग्राम को या एक कैंपेन को सक्सेसफुल बनाना है तो इस प्रकार से आपका आंसर कंक्लूड होना चाहिए मेंस का, है ना। अब आगे की चर्चा करें। अब यहां पर बात हो रही है चैप्टर प्रोसीडिंग्स के बारे में, अध्याय की कार्यवाही के बारे में। ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि मुंबई पुलिस ने पिछले हफ्ते रिपब्लिक एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अध्याय की कार्रवाई शुरू करी है। ये चैप्टर प्रोसीडिंग शुरू करी है। तो देखो, इससे अपन को मतलब नहीं है, ये आपके लिए काम करनी है। आपके लिए जो काम की चीज है वो है चैप्टर प्रोसीडिंग्स के बारे में जानना कि ये क्या होती है। तो ये एक प्रिवेंटिव एक्शन है। प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब आप समझते हो कि क्राइम अभी हुआ नहीं है, क्राइम होने से एक व्यक्ति को प्रिवेंट करना, रोकना, उसको प्रिवेंटिव एक्शन कहा जाता है। ये एक्शन लिया जाता है पुलिस के द्वारा। अगर पुलिस को लगता है कि एक व्यक्ति आने वाले समय में, एक पर्टिकुलर पर्सन आने वाले समय में, जैसे ये व्यक्ति है, ये आने वाले समय में जो है वो सोसाइटी की शांति भंग कर सकता है, ट्रबल क्रिएट कर सकता है सोसाइटी में, राइट। तो ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके इसको एक नोटिस भेजा जाता है। ऐसे व्यक्ति को पुलिस नोटिस भेजती है। नोटिस में क्या लिखा रहता है? नोटिस में लिखा रहता है कि इस व्यक्ति को जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एसीपी रैंक के ऑफिसर होते हैं। जैसे कि कल को आप आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे यूपीएससी को क्रैक करके, तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी होगी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पद पर जाने की। तो आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बन सकते हो। तो आप जैसे मान लेते हैं कि अभी आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो और आपके सामने जैसे पुलिस ने एक व्यक्ति को नोटिस भेजा और ये व्यक्ति आपके सामने आया। तो ये व्यक्ति जब आपके सामने आएगा तो देखो, आपने ऑलरेडी ट्रेनिंग करके रखी हुई और ऑलरेडी पहले भी आपको एक्सपीरियंस होंगे काफी सारे ऐसे लोगों से डील करने के। तो आपके सामने ये व्यक्ति आया, बैठे हो, आपने उस व्यक्ति से बात करी
और पहले तो क्या होता है, स्टार्टिंग स्टेज इसकी क्या होती है कि जैसे ये व्यक्ति आपसे मिलने आएगा तब आप उस समय उसको समझाओगे, बोलोगे कि यार इस प्रकार की एक्टिविटी इन फ्यूचर मत करना, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उसको बैठोगे, समझाओगे, उससे बातचीत करोगे, ये समझने की कोशिश करोगे कि यार उसका माइंडसेट क्या अशांति क्रिएट करने का है कि नहीं है, क्या वो प्लानिंग कर रहा है क्या कि वो आगे चल के अशांति क्रिएट करेगा। क्योंकि जब आप बात करोगे तो आपको ऑलरेडी इतनी ट्रेनिंग दी जा चुकी होगी, आप इतने ट्रेंड होगे कि आप बात करते करते ही सामने वाले से समझ जाओगे, निकाल लोगे कि हाँ यार ये आने वाले समय में क्या करने वाला है, राइट। तो आपको पता लग गया कि यार ये सामने वाला व्यक्ति जो है ये अशांति तो क्रिएट करेगा ही करेगा, सोसाइटी में ट्रबल क्रिएट करेगा ही करेगा। तो आप उससे एक बॉन्ड साइन कराते हो गुड बिहेवियर का। बॉन्ड में एक इवन जैसे कि फाइन अमाउंट भी होता है, जैसे कि एक एग्रीमेंट टाइप का होता है एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के साथ हो जाता है और इसमें पूरी चीज लिखी रहती है कि आपको अशांति जो है वो नहीं फैलानी है और आपको ट्रबल क्रिएट नहीं करना है सोसाइटी में। तो ये पूरी चीज इसमें मेंशन रहती है और इसमें एक फाइन अमाउंट भी रहता है। ये फाइन अमाउंट ये होता है कि अगर एक व्यक्ति क्राइम कमिट कर लेता है, यानी कि आगे चल के जो बॉन्ड में जो गुड बिहेवियर के पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसको अगर वो वॉयलेट कर देता है तो उससे जो है वो फाइन चार्ज किया जाता है और उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी होती है, राइट। और ये फाइन भी उससे लिया जाता है और फाइन जो डिसाइड किया जाता है वो उसी समय डिसाइड किया जाता है। ये डिपेंड करता है एक व्यक्ति की जो पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो उसकी कितनी है, इनकम कितनी है उसकी, तो उसको देखते हुए ये फाइन अमाउंट जो है वो डिसाइड होता है, राइट। तो ये कब होता है, ये बॉन्ड कब साइन होता है, जब आप इस रैंक पर हो, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की रैंक पे, और आपको लग रहा है कि हाँ यार ये व्यक्ति, इससे बातचीत करते कहते कि यार ये मानेगा नहीं, मतलब ये तो करेगा ही क्राइम। तो अगर आपको उसके ऊपर डाउट होता है तब आप ये करोगे। बट हाँ, अगर डाउट नहीं हो रहा, लग रहा है कि हाँ यार ये ठीक है यार, मतलब नहीं करेगा ये, तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, यानी जाने दे सकते हो बिना ये बॉन्ड साइन कराए। तो ये चीज होती है चैप्टर प्रोसीडिंग में। और क्या चैप्टर प्रोसीडिंग के मतलब यानी कि इस नोटिस के अगेंस्ट जो है क्या सामने वाला व्यक्ति कार्रवाई कर सकता है या फिर अपील कर सकता है। तो ये वाला व्यक्ति जैसे कि इसको आपने बुलवाया है, बट क्या ये जो नोटिस इसके पास आया इसके अगेंस्ट जो है ये जा सकता है क्या, तो हाँ जा सकता है और ये कोर्ट में इस नोटिस को चैलेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी कि ये जो प्रोसीडिंग जो होती है चैप्टर प्रोसीडिंग, इसको चैलेंज किया जा सकता है एक व्यक्ति के द्वारा कोर्ट में, ठीक है। तो बस बेसिक फैक्ट है, सिर्फ इतने बस आपको जानने, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, इतना सफिशिएंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ इतने में से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इस न्यूज की बात करें गाइस तो बताया जा रहा है कि ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट है ये, और इसको ज्वाइन कर लिया है इंडिया ने। तो एक्चुअली क्या है कि यूके और कुछ वेरियस कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल रही हैं, 5i ग्रुप के नाम से जो ये कंट्री हम लोग को देखने को मिलती जानी जाती हैं। तो इन कंट्री के अंदर हम लोग को यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देखने को मिलती हैं। तो ये जो कंट्री है गाइस ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन के खिलाफ है। जैसे कि जो सोशल मीडिया की जो कंपनीज हम लोग को देखने को मिलती है, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो ये जो जैसे व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप में आपने मैसेज जो है वो मुझे भेजा, ठीक है, आप जो है वो मुझे मैसेज भेज रहे हो, तो आपका जो मैसेज है वो सिर्फ मेरे पास ही आकर ओपन होगा, मेरी ही डिवाइस में ओपन होगा। तो इसको एंड टू एंड इंक्रिप्शन कहते हैं। ये मैसेज जो है वो बीच में किसी और डिवाइस में ओपन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ये मैसेज जब जाता है तो ये बेसिकली अपने साथ, मतलब ये ताला लेकर जाता है ऐसा मान के चलो, और इस ताले की चाबी जो होती है वो आपका डिवाइस है। कि जब ये ताला आपकी मतलब यानी कि आपके डिवाइस में जब एंटर होगा, यानी कि जो मैसेज आपके डिवाइस में एंटर होगा, तब सिर्फ ये मैसेज आप ही के डिवाइस में ओपन हो सकता है और किसी के डिवाइस में ओपन नहीं हो सकता है। तो ये इस प्रकार की कुछ टेक्नोलॉजी होती है एंड टू एंड इंक्रिप्शन की टेक्नोलॉजी, राइट, जिससे कि जो बीच में इस मैसेजेस को कोई भी नहीं रीड कर सकता। अब इंडिया ने यूके की इस लड़ाई को क्यों ज्वाइन किया? द रीजन बीइंग इज गाइस, क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये है आज की डेट में साइबर क्राइम्स वगैरह इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ऑनलाइन टेररिस्ट एक्टिविटीज हम लोग को देखने को मिल रही है। जैसे कि नॉर्मल सी बात करें अगर हम लोग, तो एक टेररिस्ट के बीच की जो कन्वर्सेशन है, राइट, बीच की जो बातें हैं, उनके बीच में क्या बातें होती हैं, क्या मैसेजेस वो जो है वो भेजते हैं एक टेररिस्ट दूसरे टेररिस्ट को, तो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इसी के पीछे काम करती है, राइट। जैसे कि कल को आप भी इंटेलिजेंस एजेंसी में चले जाओगे तो आपका काम भी यही होगा कि टेररिस्ट की एक्टिविटी को देखना। जैसे कि टेररिस्ट कई बार न्यूज़पेपर के एड्स वगैरह जो होते हैं, जैसे हम लोग को एड्स वगैरह देखने को मिलते हैं न्यूज़पेपर के, तो उसके उसी में वो कुछ मतलब ऐसा मतलब मैसेज जो है वो भेजते हैं, जिसको अथॉरिटीज बैठकर डिकोड करती हैं डेली बेसिस पर कि कहीं इस प्रकार की कुछ एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, राइट। तो ये डिकोड किया जाता है ऐसी चीजें। ये न्यूज़पेपर में तो आप डिकोड कर सकते हो, आप जो है उस पर भी डिकोड कर सकते हो। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी से बात कर रहा है, फोन कॉल कर रहा है, तो उसकी टैपिंग वगैरह आप कर सकते हो अथॉरिटी जब आप होगे तो। बट यहां पर अथॉरिटीज के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अथॉरिटीज के लिए यहां पर प्रॉब्लम ये हो गई क्योंकि जो ये कंपनीज हैं
जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का उपयोग करती हैं, तो इस एंड टू एंड इंक्रिप्शन को इवन अथॉरिटी भी क्रैक नहीं कर पाती, राइट? क्योंकि सिंपल सी बात है कि ये मैसेज ताला चाबी की तरह है और ये चाबी सिर्फ इसी डिवाइस के पास है। तो अगर अथॉरिटीज को ढूंढना होता है कि कोई भी ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज तो नहीं हो रही या किसी प्रकार का टेररिस्ट कंटेंट वगैरह या किसी प्रकार की ऐसे अब्यूज जो है वो ऑनलाइन तो नहीं हो रहा है, तो इसका फाइंड आउट करने के लिए, इस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अथॉरिटीज के भी हाथ बंधे हुए, रेस्ट्रिक्शंस हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो इसी को लेकर जो है वो यूके बिल्कुल भी खुश नहीं है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की इस टेक्नोलॉजी से। इवन इंडिया ऑल्सो, कि इंडिया को भी चाहिए कि यार अगर बीच में दो व्यक्तियों के बीच में अगर मैसेज जब ट्रांसफर हो रहे हैं और अगर अथॉरिटी को फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में कन्वर्सेशन क्या हो रही है, क्योंकि क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि देखो अब यहाँ पर प्रिवेसी वाली बात नहीं है। अथॉरिटी जो है वो उन्हीं के ये मैसेजेस वगैरह जो है वो चेक करती हैं, देखती हैं, जिनको अथॉरिटीज को लगता है कि यार ये सामने वाले व्यक्ति जो है वो नेशन की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। बट ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ने बहुत मुसीबत जो है वो क्रिएट कर दी। तो इसको लेकर ये इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है यूके की इस लड़ाई को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के खिलाफ। तो ये वाली एक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। और ये 5i ग्रुप के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये 5i ग्रुप जो है वो कौन सी कंट्री है। तो इसमें इंडिया और जापान को छोड़कर ये जितनी कंट्री आपको दिखाई दे रही है 5i ग्रुप की हम लोग को देखने को मिलती हैं। ये 5 कंट्री, यूके 1, यूएसए 2, कनाडा 3, न्यूजीलैंड 4, ऑस्ट्रेलिया 5। तो ये 5 कंट्री, इनको 5i ग्रुप कहा जाता है और इनको इवन एस्पियोनेज अलायंस भी कहा जाता है। एस्पियोनेज यानी कि ये मतलब स्पाई करते हैं, राइट, यानी कि जासूसी करते हैं। तो ये मतलब पहले से ही ये कंट्री जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय से ही हम लोग को देखने को मिलती है कि एक्टिव है। इनका टारगेट यही होता है कि इस प्रकार की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं जो कि नेशन की सिक्योरिटी के लिए खतरा होती हैं, तो उस पर ये निगरानी रखती हैं, राइट, स्पाई करती हैं। बट प्रॉब्लम ये हो गया कि ये जो टेक्नोलॉजी, इसके कारण से अथॉरिटीज है वो निगरानी नहीं रख पा रही। जैसे आप ऑफिसर बन जाओगे और आपको देखना है कि यार टेररिस्ट जो है, आपको पता लगे कि यार 2 लोग हैं, वो उनके बीच में कोई शक है आपको कि यार ये टेररिस्ट एक्टिविटी में शायद इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो आपका मेन काम क्या होता है कि उनके कन्वर्सेशन को देखना, ईमेल्स को देखना आसान है, राइट, ईमेल्स को एक्सेस करना आसान है, इवन आप फेसबुक को भी एक्सेस कर सकते हो, राइट। बट प्रॉब्लम इज आप इस चीज को एक्सेस नहीं कर पा सकते क्योंकि ये एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। इसको एक्सेस तभी किया जा सकता है जब सामने वाले व्यक्ति का डिवाइस जो है वो आपके हाथ में हो, राइट, तब एक्सेस किया जा सकता है, या फिर सामने वाले व्यक्ति ने आपको ओटीपी दे दिया हो, आपने उसका व्हाट्सएप अपने फोन में खोल लिया हो, राइट, तब ये चीज हो सकती है। बट ये वाली चीज नहीं हो पाएगी उस केस में, जिस केस में जैसे कि अथॉरिटी इस प्रकार से क्रैक करके देखती हैं, राइट, कि मैसेजेस का कन्वर्सेशन क्या हो रहा है। तो ये अथॉरिटीज के लिए जो है वो थोड़ा सा दिक्कत वाला खेल हो गया। तो इसलिए ये कैंपेन जो है, ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ऑफ मैसेजेस जो सोशल मीडिया पे हम लोग को देखने को मिलता है, सोशल मीडिया कंपनीज जो ऑफर करती हैं, तो उनके अगेंस्ट है ये, ठीक है। तो सिंपल सी चीज बस आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इतना सफिशिएंट है। अब इस न्यूज की बात करें तो OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट का जो वर्किंग ग्रुप है गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस का, तो इस पर अब इंडिया वाइस चेयर की पोजीशन पर हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की बात करें, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस, ये क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है, अच्छी लैबोरेटरी की प्रैक्टिस। लैबोरेटरी यानी कि जहां पर ये केमिकल्स वगैरह जो है वो साइंटिस्ट रिसर्चर जो है वो उस पर काम करते हैं, लैब्स वगैरह के अंदर केमिकल्स वगैरह के थ्रू साइंटिस्ट रिसर्चर काम नहीं करते हैं, तो ये वाली चीज है। तो ये गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस जो है गाइस, ये एक क्वालिटी सिस्टम हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि लाया गया है OECD के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा। ये इंश्योर करता है कि सेफ्टी डेटा जो है वो वेरियस केमिकल का जनरेट हो, जैसे कि इंडस्ट्रियल केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल जिसमें ह्यूमन और वेटनरी भी आता है, एग्रोकेमिकल्स हो गए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, फूड या फीड एडिक्टिव्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि खाने में डालने वाले कुछ केमिकल्स वगैरह भी नहीं होते, मतलब खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं हम लोग को देखने को मिलती है, एडिक्टिव वगैरह, राइट। इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस, तो इसमें जितनी भी यानी कि जो भी केमिकल्स इन सब इंडस्ट्री में उपयोग में लिए जाते हैं, तो ये एक ऐसी लैब है जो कि चेक करती है, देखती है कि कौन सी जो केमिकल्स हैं वो मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ह्यूमन को, एनवायरमेंट को या एनिमल्स को, राइट, तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये सब चीजों को देखने के बाद जो है ये डेटा जनरेट किया जाता है, सेफ्टी डेटा जनरेट किया जाता है। अब डेटा जो होता है मैंने आपको बता दिया वेरियस केमिकल्स के ऊपर होता है, ये वाली फ्लो चार्ट भी देख लो आप एक प्रकार का। तो ये देखो, ये डेटा जनरेट जो होता है, बनाया जाता है, तो ये वेरियस केमिकल्स के आधार पर हम लोग को देखने को मिलता है। फिर उसकी फर्दर टेस्टिंग होती है और फिर उसको अप्रूव किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है, और अप्रूव जब हो जाता है तो ये इंडस्ट्री वगैरह में जो है वो लिया जा सकता है। इंडस्ट्री जो है वो ऐसे लिस्टेड जो केमिकल्स होते हैं उनको यूज कर सकती है, जिससे कि कोई हानि नहीं होगी उस केमिकल्स का यूज करने के बाद एनवायरमेंट को, ह्यूमंस को, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। और नेशनल गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस कंप्लायंस मॉनिटरिंग अथॉरिटी हम लोग को देखने को मिलती है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है।
और इसी ने ही इस्टेब्लिश किया था इसको, ये वाली NGCMA को। और ये बेसिकली यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल के आधार पर हम लोग को देखने को मिली थी। और ये क्या है, ये एक नेशनल बॉडी है जो कि GLP सर्टिफिकेशन ऑफर करती है लैब्स को, जहां पर पूरी टेस्टिंग वगैरह होती है केमिकल्स की कि क्या ये केमिकल सेफ है कि नहीं है, राइट, यूज में लाने के लिए। तो ऐसी जो लैब्स वगैरह होती है उनको सर्टिफाई करने की ये बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है, नेशनल गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस कंप्लायंस मॉनिटरिंग अथॉरिटी। तो ये सर्टिफिकेट भी देती है प्लस मॉनिटर भी करती है, समय समय पर चेक करती रहती है कि जो भी नए केमिकल्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं तो उससे कोई हानि तो नहीं हो रही है ह्यूमंस को या एनवायरमेंट को, राइट, तो उसको देखा जाता है, राइट। तो ये अप्रूवल बॉडी है, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि अप्रूव करती है मतलब लैब्स को, और ऐसी लैब्स जो कि टेस्टिंग कंडक्ट करती हैं। और देखो, लैब ने टेस्ट किया, लैब की टेस्ट को भी फिर अगेन जो है वो टेस्ट किया जाता है। तो उसकी जो टेस्टिंग प्रोसेस होती है ना वो 2-3-4 बार की होती है, क्योंकि बात यहां पर ह्यूमन की लाइफ की है और एनवायरमेंट सेफ्टी की हम लोग को देखने को मिलती है ना। तो इसके बारे में बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। एक गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस हम लोग को देखने को मिलती है, OECD के द्वारा ये शुरू की गई थी, लाई गई थी, राइट। अब यहां ध्यान दीजिएगा, नेशनल अथॉरिटी फॉर रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स की यहां पर बात हो रही है। तो देखिएगा शिप्स की रिसाइकलिंग, ये जहाज जो दिख रहा है गाइस, तो देखो जब जहाज अपनी चलने की स्थिति में बचता नहीं है तब उस समय उस जहाज की रिसाइकलिंग होती है, उसके जो पार्ट्स वगैरह जो होते हैं उनको रिसाइकिल करके नई शिप जो बनती है, तैयार होती है, तो उनमें लगाया जाता है, राइट। तो इसको अपन रिसाइकलिंग बोलते हैं। तो रिसाइकलिंग भी हमारी कंट्री के अंदर होती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसाइकलिंग की प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है, शिप्स की रिसाइकलिंग की। और देखिए, अब कोई भी चीज यानी कोई भी एक्टिविटी हमारी कंट्री में हो रही है तो उसको रेगुलेट करने के लिए कोई एक अथॉरिटी होगी। तो ये जो नेशनल अथॉरिटी फॉर रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स है वो अब से हम लोग को DG शिपिंग देखने को मिलेंगे, डायरेक्टरेट जनरल शिपिंग देखने को मिलेंगे। इसको नोटिफाई कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, DG शिपिंग जो है वो अब नेशनल अथॉरिटी रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स की हम लोग को देखने को मिलेंगे। और ये रिसाइकलिंग शिप्स एक्ट 2019 के सेक्शन 3 के अंडर बताया जा रहा है। और DG शिपिंग जो होंगे गाइस, तो ये प्रशासन, संचालन और निगरानी रखेंगे जितनी भी शिप रिसाइकलिंग से रिलेटेड हमारी कंट्री में एक्टिविटीज होती हैं उन पर। और बताया जा रहा है कि ये फाइनल अथॉरिटी होंगे अप्रूवल देने की, यानी कि किसी भी चीज जैसे कि रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस जो है उनको अगर अप्रूव कराना है तो इनके DG शिपिंग के सिग्नेचर के बिना रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स के किसी भी प्रकार के अप्रूवल जो है वो नहीं पास होंगे अनटिल अनलेस इन्होंने साइन नहीं किया होगा। तो राइट, तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट को या शिप रिसाइकलिंग यार्ड ओनर जो है इनको अगर किसी भी प्रकार का अप्रूवल चाहिए तो फाइनल अथॉरिटी अप्रूव करने वाली DG शिपिंग हम लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज अभी ये आप लोग को पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हांगकांग कन्वेंशन। कभी कभी प्रीलिम्स में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बनता है, मैच द फॉलोइंग या चूज द करेक्ट पेयर में एक तरफ कन्वेंशन एग्रीमेंट लिखे रहते हैं और दूसरी तरफ की एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है वो चीज लिखी रहती है। तो अगर यहां पर हांगकांग कन्वेंशन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये हांगकांग कन्वेंशन जो है वो शिप रिसाइकलिंग से रिलेटेड है, राइट। इस हांगकांग कन्वेंशन जो है ये शिप रिसाइकलिंग एक्ट 2019 के अंडर हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडिया ने इसको ऐड किया है और ये IMO के अंडर, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हम लोग को देखने को मिलता है। IMO ने 2009 में इसको अडॉप्ट किया था, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। 15 कंट्रीज ने इसको रेक्टिफाई नहीं किया है और ये जो 15 कंट्री हैं ये पूरे दुनिया भर की मर्चेंट शिपिंग का 40% वेटेज रखती हैं। तो अभी ये आपको याद रखना है कि हांगकांग कन्वेंशन अडॉप्ट कर लिया गया है बट वो लागू नहीं हुआ है, राइट। और इसके अलावा इस हांगकांग कन्वेंशन के अंदर जो रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस होती हैं उन गाइडलाइंस पर मेन फोकस ये रखा जाता है कि शिप्स की जो रिसाइकलिंग हो रही है तो ये इंश्योर करना है कि जब शिप चलने की स्थिति में नहीं बचती है, जब उसकी लाइफ जो है वो एंड हो जाती है, तब उस समय ही उसको रिसाइकलिंग की प्रोसेस के लिए रेडी करना है, राइट। यानी कि तभी उस समय उसकी रिसाइकलिंग होगी। और साथ ही साथ रिसाइकलिंग की प्रोसेस में यह ध्यान रखना है कि रिसाइकलिंग करते समय किसी भी प्रकार की हानि ह्यूमन और एनवायरमेंट को नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये इसकी रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस में हम लोग को देखने को मिलता है। तो हांगकांग कन्वेंशन याद रखना कि ये शिप रिसाइकलिंग से रिलेटेड है। और इंडिया के अंदर शिप रिसाइकलिंग की बात करें और इंडिया के नेबर्स की बात करें तो इंडिया पूरे दुनिया भर में सबसे लार्जेस्ट हम लोग को प्लेयर देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा मात्रा में इंडिया के अंदर शिप की रिसाइकलिंग की प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और रिसाइकलिंग अराउंड 70 लाख ग्रॉस टन हर साल इंडिया में होता है। फिर सेकंड नंबर पे बांग्लादेश आती है। तो याद रखना पूरे दुनिया भर में शिप रिसाइकलिंग के मामले में इंडिया है, राइट। और पाकिस्तान और चाइना तीसरे और चौथे नंबर पर हम लोग को देखने को मिलती है। पूरे दुनिया भर में अराउंड 800 शिप जो है उनको तोड़ा जाता है रिसाइकलिंग के लिए और
इन 800 का 30% करीब करीब इंडिया के पास हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि इंडिया में 30% पूरे दुनिया भर की शिप रिसाइकलिंग जो होती है वो इंडिया में होती है 30%, राइट। और कहां पर होती है तो अलंग, आपको पता होना चाहिए, अलंग सोसिया ये गुजरात में है, यहां पर ये होती है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी लोकेशन वाइज भी पता होनी चाहिए कहां पर इंडिया के अंदर शिप रिसाइकलिंग होती है। तो सिंपल सा टॉपिक था ये छोटा सा, जिसके बारे में एक आइडिया आपको होना चाहिए। अब गाइस यहां पर बात हो रही है सरल जीवन बीमा के बारे में। तो एक स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है ये। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी लाइफ इंश्योरर्स को, यानी कि सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को जो लाइफ इंश्योरेंस ऑफर करती हैं, उनको कहा है कि अब से उनको एक एक्स्ट्रा प्लान जो है वो अपने पास रखना होगा, जो कि कॉमन होगा सभी के लिए। और इस प्लान को सभी कंपनीज को 1 जनवरी 2021 से शुरू करना होगा। यानी कि मोटे मोटे तौर पर यह चीज आप समझो कि आज की रेट में जब आप कॉल करते हो किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, जैसे आपने पॉलिसी बाजार में कॉल किया, पॉलिसी बाजार में आप कॉल करते हो तो वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं कि आप सर ये बेस्ट वाली ये कंपनी में आप कर सकते हो, जैसे रेलिगेयर पे आप परचेज कर सकते हो, LIC का परचेज कर सकते हो, वेरियस ऑप्शंस वो देते हैं। आजकल तो इतनी सारी कंपनीज हो गई हैं, राइट। अब कस्टमर के लिए क्या प्रॉब्लम आती है, तो वो इतनी सारी कंपनी को देखकर पहले तो कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हर एक कंपनी के प्लान अपने अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रीमियम होते हैं, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो उस पर एक कस्टमर जो है वो काफी कंफ्यूज हो जाता है। और कस्टमर आज की रेट में लोग जो है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा परचेज कर रहे हैं, राइट, क्योंकि ये वाली चीज जो है वो बहुत अवेयरनेस लोगों के बीच में आ गई है कि लाइफ इंश्योरेंस लेना अच्छा होता है। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस अगर किसी ने करवा लिया अपना, तो ऑब्वियस ही बात है कि एक इंडिविजुअल की अगर डेथ हो जाती है तो उस बीच उनके परिवार को कुछ अमाउंट मिल जाता है, राइट, जिससे कि उनके परिवार की लाइफ थोड़ी अच्छी चल सके, है ना। तो ये वाली चीज है। तो आज की डेट में लोगों के बीच में अवेयरनेस हो रही है और लोग जो है वो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं। तो इस कारण से काफी सारे लोग के बीच में तो डर रहता है, एक तो इतना सारा कंफ्यूजन है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्लान्स का। दूसरी चीज डर ये रहता है कि आज किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को अगर इन्होंने चूज कर लिया और कल को पता लगा कि यार वो जो प्रीमियम भर रहे हैं वो दूसरी कंपनी की तो बहुत कम प्रीमियम ले रही है, जिस कंपनी से ये अटैच्ड है, जुड़े हैं, वो कंपनी इनसे ज्यादा प्रीमियम ले रही है, तो बाद में जाकर दुख होगा इनको, राइट। तो इसलिए सरकार ने ये चीज सोची कि एक स्टैंडर्ड प्लान ऐसा होना चाहिए जो कि सभी कंपनीज के पास हो, यानी कि एक इंडिविजुअल किसी भी कंपनी के पास चले जाए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, उस कंपनी में एक स्टैंडर्ड प्लान जो है वो उसको मिलना चाहिए। और उस स्टैंडर्ड प्लान के अंदर क्या क्या चीजें होंगी तो वो अपन समझते हैं। तो देखो क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं इसके अंदर। तो देखो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है तो ऑब्वियस ही बात है कि एक इंडिविजुअल अपना प्रीमियम भरेगा हर महीने, हर 6 महीने, 3 महीने या सालाना प्रीमियम अपने एक साथ भरेंगे। और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उस समय उनके नॉमिनी को जो है वो लमसम अमाउंट मिल जाएगा। तो ये वाली चीज तो होती है। और कितना अमाउंट, तो मिनिमम 5 लाख से लेकर मैक्सिमम 25 लाख तक की यहां पर बात की गई है। और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उनको ऑप्शन भी दे रखा है कि वो 25 लाख के ऊपर भी प्लान्स ला सकती हैं, राइट। और बट जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो सेम ही रहेंगी, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन चेंज नहीं होने वाली है इस पॉलिसी के अंदर। बट प्रीमियम बढ़ाकर कंपनी जो है वो अलग अलग वो अपने हिसाब से जो है वो ये इसको फॉरवर्ड कर सकती है, 25 लाख से 50 लाख कर सकती है, मैक्सिमम 1 करोड़ कर सकती है, वो कंपनी को ऑप्शन दे रखा है। बट 5 लाख से 25 लाख तो एक कंपनी को रखना ही यही वाले प्लान में, राइट। इसके अलावा इसमें एलिजिबिलिटी है 18 साल से 65 साल की उम्र के लोग जो है वो ले सकते हैं इस प्लान को। पॉलिसी टर्म जो होगा वो 5 साल से 40 साल तक का होगा। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो होगी वो 70 साल की होगी। एक इंडिविजुअल अगर 70 साल के हो जाते हैं तो उनकी जो प्लान है, पॉलिसी जो है वो बंद हो जाएगी, राइट। तो ये पॉलिसी की मैच्योरिटी एज है ये। और रिस्ट्रिक्शंस किसी भी प्रकार के नहीं है, ये चीज बताई जा रही है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन जेंडर का या प्लेस ऑफ रेसिडेंस का, ट्रैवल का, ऑक्यूपेशन का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोई भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, एक हमारे भारत के सभी नागरिक जो है वो इसको ले सकते हैं, इस प्लान को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, राइट। क्योंकि काफी सारी जो पॉलिसीज वगैरह होती है उसमें बहुत सारे झंझट भी होते हैं, मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि मतलब ऑक्यूपेशन का हो गया, जॉब्स वगैरह क्या करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, बहुत सारी चीजें फलाना रहती हैं। यहां पर कुछ नहीं, कोई भी ले सकता है, ये चीज याद रखना, राइट। इसके अलावा यहां पर सिर्फ एक चीज को एक्सक्लूड किया है, अगर किसी ने सुसाइड कर लिया, यानी कि सुसाइड के कारण किसी की अगर मृत्यु होती है तो उसके परिवार वालों को ये पैसा नहीं मिलेगा, राइट। तो ये वाली चीज है एक। और यहां पर यह बताया गया कि कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं, यानी कि जैसे कि अगर मैं प्रीमियम भर रहा हूं आज से लेकर, जैसे आज से मैंने ये प्लान लिया और आज से लेकर मैं अपने 70 साल की एज तक प्रीमियम भर रहा हूं, तो 70 ईयर्स पर जब ये पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो उसके बाद कोई मुझे पैसा वापस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। यानी कि काफी सारे ऐसे प्लान्स आपको देखने को ये भी मिलेंगे कि वो आपको मैच्योरिटी के बाद जो है वो पैसा दे देते हैं, बट यहां पर ऐसा नहीं है सीन, ठीक है। कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट जो है वो नहीं मिलने वाला है, राइट। और ना ही कोई पॉलिसी को रखकर लोन ले सकता है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, पॉलिसी को रखकर लोन भी ले सकते हैं। ये अलग अलग जो इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह होती हैं वो इस प्रकार की सर्विस भी ऑफर करते हैं कि आप इस पॉलिसी को रखकर लोन भी जो है वो ले सकते हो, राइट। जैसे LIC में हम लोग को देखने को मिलता है, LIC की पॉलिसी को रखकर लोन लिया जा सकता है।
इसके अलावा एक्सीडेंटल बेनिफिट भी जो है उसका भी ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस समय उनको जो है वो कुछ एक चीज तो सभी कंपनीज में ऐसी कॉमन रहती है कि उनको आप आगे प्रीमियम नहीं देना होता है, राइट। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उनको उस समय उनके जो मेडिकल का जो भी खर्चा वगैरह होता है या कुछ पर्टिकुलर पैसा जो होता है वो उनको एक्सीडेंट के समय पर मिल जाता है जब वो परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं उस समय, राइट। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा अब ये सरकार इस प्रकार के क्यों प्रोडक्ट लेकर आई है? हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे हैं, तो क्यों ये अलग से लेकर आई? तो मैंने भी आपको उसका स्टार्टिंग में बता ही दिया कि इतने सारी टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग हैं कि कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि भाई वो कहां पे जाए, और फिर डर भी रहता है कि आज परचेज कर लिया, कल को पता लगा कि यार ये कंपनी तो मुझसे ज्यादा प्रीमियम ले रही है फिर। तो इसलिए सरकार ने बोला कि एक स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस जो होना चाहिए, एक प्लान, वो सभी कंपनी में एक कॉमन होना चाहिए, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। याद रखिएगा इसके बारे में, सरल जीवन बीमा के बारे में। अब इस न्यूज की बात करें गाइस, तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की यहां पर बात हो रही है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि महिलाओं को प्रोटेक्ट करना है डोमेस्टिक वायलेंस से। जो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में आप जानते होंगे गाइस कि घर परिवार में ऐसे कुछ घटिया हस्बैंड होते हैं जो अपनी वाइफ के ऊपर अत्याचार करते हैं, मारते हैं, और कुछ घटिया ऐसे इन लॉज भी होते हैं, राइट, जो कि बहू के ऊपर अत्याचार करते हैं, मारते हैं उनको। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए ये कानून लाया गया, उनको सबक सिखाने के लिए, कि ये बताने के लिए कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो एक मतलब ऑफेंस है, एक अपराध है, राइट। और इसी चीज को हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माइलस्टोन का दर्जा दिया है, विशेष उपलब्धि करार करी है इसी चीज को हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, इस कानून को, राइट। तो इस कानून के बारे में कुछ जानते हैं, जैसे कि ये पहला ऐसा अटेम्प्ट था इंडिया के अंदर ये रिकॉग्नाइज करने का कि डोमेस्टिक अब्यूज जो है वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, एक अपराध है डोमेस्टिक अब्यूज, राइट। बट देखिए गाइस, जैसे भी नवरात्रि का भी टाइम चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं कि मतलब महिलाओं को माता का दर्जा दिया हुआ है, और कुछ ऐसे मतलब नीच टाइप के लोग, घटिया लोग जो कि मारते हैं औरतों को, कितनी गलत बात है ये, राइट। बट फिर भी आप खुद देखिए गाइस, भगवान का दर्जा जो दिया है वो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। औरतें इतना अत्याचार सहती हैं, उसके बावजूद भी वो कंप्लेन नहीं करती है, ये सोचती हो कि वो कंप्लेन अगर कर देंगी तो उनके परिवार की इज्जत खराब हो जाएगी। यानी कि मार खाने के बाद भी, अत्याचार सहने के बाद भी महिला जो है वो अपने परिवारों का सोचती है। तो कितनी गलत बात है ऐसे, मतलब कि अपनी शर्म वाली बात है कि हमारी कंट्री में ऐसे घटिया लोग रह रहे हैं जो कि मतलब औरतों के इमोशन तक को नहीं समझते यार, कि वो इतना दर्द सहने के बावजूद भी अपने परिवार का सोचती है, और ऐसे परिवार का जो उनको दुख पहुंचा रहा है। कितनी गलत बात है यार ये। चलो, तो इसको रोकने के लिए कानून लाया गया, और ये कानून कुछ इमरजेंसी रिलीफ भी प्रोवाइड कराता है विक्टिम को। यानी कि अगर कोई महिला विक्टिम आती है, मतलब कंप्लेन वगैरह कराती है, तो उनको एक अलग रेसिडेंस भी दिया जाता है उनके प्रोटेक्शन के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। और लीगल रिकोर्स के अलावा भी, यानी कि लीगल जितने भी उनके खर्चे वगैरह होते हैं वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं, पूरी व्यवस्था प्रोवाइड की जाती है, और उसके अलावा जैसे रेसिडेंस वगैरह भी दिया जाता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट के दौरान यही वाली बात कही कि ये जो कानून जो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, तो ये कानून एक माइलस्टोन हम लोग को देखने को मिलता है, एक विशेष उपलब्धि हमारी कंट्री में हम लोग को देखने को मिलती है। और ये भी कहा कि जो महिलाओं को जो रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है राइट टू रेसिडेंस का, यानी कि उनको एक अलग घर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है मैरिड वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस लॉ के तहत। और ये कहा गया कि क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जो ये चीज प्रोवाइड की जा रही है वो भी रेलेवेंट है। और ये भी कहा है कि इवन सिविल केस भी अगर आता है तो उसमें भी महिलाओं को जो है वो मतलब एक होम प्रोवाइड कराना चाहिए विक्टिम महिलाओं को, अगर वो चाहती हैं तो अपने प्रोटेक्शन के लिए, राइट। एक रेसिडेंस उनको प्रोवाइड कराना चाहिए। तो ये काफी शानदार चीज है ये कानून के बारे में, बस इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और क्या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या लिव इन रिलेशन जो होते हैं उसमें भी क्या ये वाली चीज, डोमेस्टिक वायलेंस वाली चीज कवर्ड है? हाँ, बिल्कुल कवर्ड है। तो ये भी कवर्ड है, याद रखिएगा। लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं ना, मतलब यानी कि वो मैरिड नहीं होते बट फिर भी वो रिलेशनशिप में रहते हैं, लिव इन, तो उस समय पर भी अगर मतलब कोई बॉयफ्रेंड अगर अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी इसी कानून के तहत, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत। याद रखिएगा, ठीक है। इसमें मैरिड होना ये कंपल्शन नहीं है, वो साथ रह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में तो भी जो है वो कार्रवाई की जा सकती है डोमेस्टिक वायलेंस अगर होता है तो, राइट। और आप नोट्स एक बार पढ़िएगा, आपके पास जो नोट्स आ गए होंगे तो उसमें इसका जो आखिरी वाला जो है मतलब मैंने कंक्लूजन दिया हुआ है वहां पर आपके लिए मेंशन किया हुआ है, तो उसको एक बार आप देखिएगा, वो आप अपने मेंस में यूज कीजिएगा कि ऐसे लॉ जो है जो कि हमारी कंट्री के अंदर महिलाओं के स्टेटस जो है उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग को देखने को मिलते हैं। यानी कि महिलाओं को स्टेटस ट्रांसफॉर्म कर दिया, एम्पावर कर दिया महिलाओं को ऐसे कानून ने, कि एटलीस्ट महिलाओं के पास अब अधिकार है कि वो इस प्रकार के कानून कर सकती हैं, और अपने खिलाफ जो वो सदियों से अत्याचार सह रही थी तो उसके अगेंस्ट लड़ने का
उनके पास पूरा राइट है, पूरा अधिकार है, राइट। तो ये अच्छी चीज है एक, बट फिर भी हमारी महिला गाइस नहीं करती हैं। अब देखो, ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि बिल्कुल ही नहीं होता है, कई बार ऐसा भी होता है, ऐसे भी केसेस सामने आए कि गलत आरोप जो है वो लगा दिए जाते हैं, वो वाली बात भी है, ऐसा मैं इस चीज को भी नहीं नकार रहा हूं। तो आप बोलोगे सर काफी सारे आरोप तो गलत भी लगा दिए जाते हैं, मतलब मेल के अगेंस्ट, हस्बैंड के अगेंस्ट, तो हाँ होता है, ऐसी ऐसी भी चीज होती है, बहुत सारी चीज होती है, कई बार प्रॉपर्टी के चक्कर में भी हो जाती है, बट मैक्सिमम केसेस में अगर हम लोग मेजोरिटी की बात करें तो मेजोरिटी में तो अत्याचार होता है यार। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसका जो पूरा नाम, ऑफिशियल नाम जो है वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राइट। इसको इंप्लीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। अब देखो, रूरल लाइवलीहुड मिशन है तो ऑब्वियस ही बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ही हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी राष्ट्रीय आजीविका मिशन में। मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि रूरल पुअर वुमेन को सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज कराना, यानी कि एक प्रकार से संगठन बनाना महिलाओं का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, राइट। उनको सपोर्ट करना कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो कर सकें, यानी कि कमर्शियल बिजनेस में जो है वो एंट्री ले सकें, आ सकें, और वो अपनी लाइफ को जो है वो बेटर बना सकें, पॉवर्टी से, गरीबी से जो है वो बाहर आ सकें, राइट। कि कमर्शियल एक्टिविटी में जब वो इन्वॉल्व होंगी, बिजनेस करेंगी, वेरियस काम करेंगी, तो फिर वो गरीबी से जो है वो बाहर निकल सकेंगी। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को राष्ट्रीय आजीविका मिशन का देखने को मिलता है। और इसके अंदर और भी जो दीनदयाल अंत्योदय योजना की अगर हम लोग बात करें, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की, तो इसके अंदर और भी कुछ हम लोग को स्कीम्स देखने को मिलती हैं, सब स्कीम्स, जैसे कि RSETI, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। ये ट्रेनी को, जो भी ट्रेनी वगैरह जो होते हैं, उनको सक्षम बनाते हैं कि वो बैंक से लोन ले सकते हैं अपने माइक्रो एंटरप्राइजेस को स्टार्ट करने के लिए, राइट। तो बैंक से इनको लोन मिल सकता है जो भी इसके ट्रेनी होते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, राइट। इसके अलावा स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SVEP की अगर हम लोग बात करें तो ये मदद करती है रूरल पुअर की, यानी कि जो गरीब लोग जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, कि वो अपने माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है वो सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की अगर हम लोग बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो रूरल एरियाज में प्रोवाइड कराती है, जिसके चलते सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो रूरल पुअर को मिल सके, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए कि ये 3 इस प्रकार की सब स्कीम्स भी हम लोग को देखने को मिलती है इसके अंदर, राइट। अब नेक्स्ट न्यूज की बात करेंगे, तो देखो एक छोटी सी न्यूज ये सामने आ रही है कि अब 6 महीने मैक्सिमम पीरियड होगा स्टे का। जैसे कोर्ट के अंदर स्टे लग जाता है ना, कि एक फलाना केस के ऊपर स्टे लग गया, राइट, कि कोर्ट जो है, जैसे काफी सारे ऐसे मामले होते हैं जिस पर कोर्ट स्टे लगा देती है, रोक देती है पूरी चीजों को। तो कहा है कि 6 महीने तक ही स्टे लगाया जा सकेगा, और 6 महीने तक स्टे लगाने का मतलब कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो पूरा डिसीजन लाया जाएगा। तो ये इस पर्टिकुलर चीज को आप ये इस तरीके से देख सकते हो कि कोर्ट आज की डेट में जल्दी से जल्दी प्रोसीडिंग के ऊपर काम कर रही है, फोकस कर रही है। कि केस जो है वो, जैसे कई बार होता है ना कि सालों तक स्टे लगा रहता है, केस चलता ही रहता है, तो यहां पर अर्ली प्रोसीडिंग के लिए और अर्ली जजमेंट डिलीवरी के लिए ये इस प्रकार की चीज जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है कि अब से ये जो स्थगन आदेश जो होता है, स्टे ऑर्डर जो होता है, उसकी जो प्रोसीडिंग है वो सिर्फ 6 महीने तक के लिए ही होगी। 6 महीने बाद वो एक्सपायर हो जाएगी, राइट। और अगर इसको एक्सटेंड करना है तो उचित कारण से ही ये आगे एक्सटेंड होगी, वरना नहीं होगी। यानी कि एक 6 महीने के अंदर अंदर ही कोर्ट जो है वो जजमेंट दे, राइट, जिस भी पर्टिकुलर इशू चल रहा है, जो भी मुद्दा चल रहा है उस पर। तो इसके लिए ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। तो इसका एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन की, बीमा लोकपाल की। तो देखो, ऑम्बड्समैन जो होते हैं वो आपको बैंक में भी नजर आएंगे, देखने को मिलेंगे, इंश्योरेंस कंपनीज में भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ऑम्बड्समैन एक ऐसी अथॉरिटी होती है जहां पर आप कंप्लेन लिखवा सकते हो। जैसे कि ये इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन है, तो जैसे कि मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली, अब उस इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई गड़बड़ है, घोटाला हो गया मेरे साथ, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी मेरे साथ जस्टिस नहीं कर रही है, जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन बताए थे उसको वो जो है उसका वो रिप्लाई नहीं कर रही है, या उस पर ध्यान नहीं दे रही है, उसको इग्नोर कर रही है, मुझे एक्सप्लॉइट कर रही है। तो मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले मेरा काम होगा उस इंश्योरेंस कंपनी के पास कंप्लेन लिखना कि जिससे मैंने ये प्लान लिया, क्योंकि सबसे पहले तो रिपोर्ट में उसी कंपनी को करूंगा ना, उसी की अथॉरिटी को करूंगा, उस कंपनी के ओम्बड्समैन को करूंगा। कंपनी में भी ओम्बड्समैन होता है, तो उसके ओम्बड्समैन को करूंगा मैं। और फिर अगर वो नहीं मानते, यानी कि वो मुझे प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं करते हैं मेरी कंप्लेन का, या फिर इग्नोर कर देते हैं मेरी कंप्लेन को, ध्यान नहीं देते मेरी कंप्लेन के ऊपर, तो फिर मैं जाऊंगा इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के पास। और ये जो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन ये अथॉरिटी होती है जहां पर मैं अपनी कंप्लेन लिखवाऊंगा, और ये अथॉरिटी जो है वो मेरी कंप्लेन को रिजॉल्व करेगी,
राइट। यानी कि आप ये कह सकते हो कि कोर्ट के बाहर जो है वो पूरा मामला सुलझाने के लिए जो बॉडीज होती हैं वो ओम्बड्समैन बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है कि केस कोर्ट में ना जाए, जिससे कि कोर्ट के पास बर्डन ना हो और बाहर जो है वो मामला सुलझ जाए, सेटल हो जाए, राइट। तो ये है मोटे मोटे तौर पर ओम्बड्समैन अथॉरिटी का काम, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का काम। अब इस पर अपन पूरी थ्योरी देख लेते हैं एक बार। तो ओम्बड्समैन एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि कंप्लेंट्स वगैरह रिजॉल्व करती है, उसके बारे में मैंने आपको आइडिया दे ही दिया। ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि आईआरडीएआई ने एडवाइस किया है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरर्स को, राइट, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को, कि वो एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, राइट। और हर एक 17 इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ऑफिस जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, सभी में ये होंगे एक नोडल ऑफिसर जो कि इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर टाइम पे कंप्लेंट जो है वो डिस्पोज हुई है, कंप्लेंट्स का निवारण जो हुआ है, रिजॉल्व जो हुई है कंप्लेंट्स, वो प्रॉपर टाइम पर हुई है। तो टाइमली, टाइम बाउंड तरीके से जो है वो कंप्लेंट्स वगैरह रिजॉल्व हो जाए, तो उसको लेकर ये चीज जो है वो सरकार की तरफ से, आईआरडीएआई की तरफ से देखने को मिल रही है। अब इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की बात करें तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम के तहत इसको क्रिएट किया गया था जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर, जैसे कि मैंने अगर पॉलिसी खरीदी तो मेरे लिए ये होगा कि मुझे अगर कंपनी के खिलाफ अगर कोई भी इश्यूज हैं, राइट, कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी मैंने इंश्योरेंस प्लान लिया है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुझे, तो मैं जो है वो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराने के लिए इंश्योरेंस ओम्बड्समैन तक पहुंच सकता हूं और पूरा मामला कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से, इम्पार्शियल तरीके से जो है वो ये पूरा मामला जो है वो सॉल्व होगा, राइट, कोर्ट के बाहर, कोर्ट सिस्टम के बाहर। तो वही चीज मैंने आपको बताई कि कोर्ट के ऊपर बर्डन नहीं देना है। इसके अलावा कौन अप्रोच कर सकता है, तो कोई भी पर्सन जिसने उस इंश्योरेंस कंपनी से प्रोडक्ट परचेज किया होगा, या तो वो व्यक्ति जैसे मैं कर सकता हूं, या मैंने जिसको भी नॉमिनी रखा हुआ है वो जा सकते हैं कंप्लेन करने मेरे बिहाफ में, या फिर मैं अगर किसी को असाइन करता हूं कि मेरे बिहाफ में जो है ये कंप्लेन कर रहे हैं तो भी यहां पर पॉसिबल है। तो बट चीज ये होनी चाहिए कि मैंने उस कंपनी की पॉलिसी परचेज करी होगी, उस कंपनी से मैंने कोई भी डील करी होगी और उस डील के बाद मुझे अगर कुछ नुकसान हो रहा है तब जो है वो मैं अप्रोच कर सकता हूं ओम्बड्समैन के पास। बट हाँ, डायरेक्टली नहीं जा सकता मैं, पहले जो है मुझे अप्रोच करना पड़ेगा कंपनी को, जैसा मैंने भी आपको समझाया था। उसके बाद अगर वो कंपनी रिजेक्ट कर देती है मेरी कंप्लेन को, या फिर सॉल्व नहीं करती मेरे सेटिस्फेक्शन लेवल तक, राइट, और या फिर वो 30 दिन के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, तो और दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज, कि मेरा जो क्लेम जो होना चाहिए वो 30 लाख के ऊपर का नहीं होना चाहिए। 30 लाख के ऊपर के क्लेम के लिए फिर वो कोर्ट्स के अंदर मैं जा सकता हूं, राइट, बट 30 लाख के अंदर अंदर होना चाहिए। जैसे कंज्यूमर कोर्ट वगैरह होते हैं तो वहां पर मैं अप्रोच कर सकता हूं, बट यहां पर ओम्बड्समैन के लिए नॉट बी अबव 30 लाख, की 30 लाख से ऊपर जो है वो मेरा ये नहीं होना चाहिए क्लेम का, राइट, उसके अंडर होना चाहिए। उसके अंडर है तो मैं ओम्बड्समैन के पास जाकर जो है वो डील कर सकता हूं। अब देखो, इस कंपनी ने, जैसे मैंने बोल दिया कि इस कंपनी ने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया, तो फिर मैं ओम्बड्समैन के पास जाकर जो है वो अपनी कंप्लेन को रिजॉल्व करा सकता हूं। अब ओम्बड्समैन को कौन अपॉइंट करते हैं गाइस, तो ये इंश्योरेंस काउंसिल होती है जो कि अपॉइंट करती है ओम्बड्समैन को। ओम्बड्समैन एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो 3 साल के टेन्योर के लिए वो उस पोस्ट पे रहता है, राइट, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की। और पूरी जो सेटलमेंट प्रोसेस जो होती है, हालांकि ये प्रोसेस को जाना इतना आपके लिए जरूरी नहीं, बट फिर भी एक जनरल डिटेल रख लो। तो ओम्बड्समैन जो है गाइस एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं, यानी कि एक जुडिशरी की तरह ये काम नहीं करते हैं, ये मतलब मीडिएटर की तरह। जैसे कि आप हो, ठीक है, आप हो, आपका कोई फ्रेंड है और आपकी किसी से लड़ाई हो गई, तो आपका फ्रेंड जो है वो बीच में आकर मीडिएटर बनके जो लड़ाई जो है उसको सॉल्व करा रहा है, कॉम्प्रोमाइज करा रहा है। तो वैसे ही ओम्बड्समैन का काम होता है। यहाँ पर लीगल प्रोसीडिंग ऐसा नहीं होती है, बट हाँ, ओम्बड्समैन के पास इतनी पावर होती है कि ओम्बड्समैन के डिसीजन को जो है वो खारिज नहीं कर सकते। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, अगर ओम्बड्समैन ने कोई डिसीजन दिया है, कोई ऑर्डर दिया है इंश्योरेंस कंपनी को, तो ये इंश्योरेंस कंपनी को सुनिश्चित करना होगा कि उनके ओम्बड्समैन के दिए गए डिसीजन को, ऑर्डर को वो फॉलो करें, राइट। तो ये चीज होती है। तो ओम्बड्समैन एक मीडिएटर की तरह एक्ट करते हैं और फेयर रिकमेंडेशन ये देते हैं, राइट, और पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के उस पर बेस्ड इनके डिसीजन होते हैं, ठीक है। जो भी डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट पर जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं उसके आधार पर ये डिसीजन देते हैं अपना, राइट। और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अगर एक्सेप्ट हो जाता है, जैसे कि मैं हूं, एक कंपनी के साथ मेरा कुछ विवाद हुआ, राइट, मेरी पॉलिसी को लेकर। अब मैंने ओम्बड्समैन से बोला कि सर मुझे तो उनके साथ डील नहीं करनी है, मैंने जितना प्रीमियम अभी तक भरा वो मुझे प्रीमियम मुझे लौटा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ओम्बड्समैन बोलेंगे कि यार इतने समय तक उन्होंने आपको सर्विस भी दी है तो इसका कुछ % काट के आप ले लो, तो मैं मान जाऊंगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, चलो दो, झंझट खत्म करो। तो ऐसा अगर होता है तो 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी को मुझे पैसा लौटाना पड़ेगा, यानी कि ऑर्डर कर देगी, राइट, ओम्बड्समैन। और अगर सेटलमेंट रिकमेंडेशन के आधार पर काम नहीं करता है तो ओम्बड्समैन एक ऑर्डर पास करेंगे 3 महीने के अंदर, यानी कि कंपनी जो है वो पैसा अगर नहीं दे रही है मुझे वापस, और भी इशू चल रहा है, यानी कि कंपनी भी अपनी तरफ से वो कर रही है कि नहीं नहीं सर हम तो नहीं दे पाएंगे, ये वाले जो अगर इशू चल रहा है, तो उस बीच ओम्बड्समैन के पास ये पावर है कि ओम्बड्समैन अपना एक ऑर्डर पास करेंगे और 3 महीने के अंदर उस इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ये बाइंडिंग होगा और उस इंश्योरेंस कंपनी को जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर
जो है वो रिजॉल्व करनी पड़ेगी पूरी प्रोसेस, यानी कि अब उसका पालन करना पड़ेगा उस कंपनी को ओम्बड्समैन के ऑर्डर का। और एक बार ओम्बड्समैन अपना ऑर्डर पास कर देते हैं तो जो इंश्योरर जो होते हैं, वो कंपनी जो होती है, उनको 30 डेज के अंदर अंदर उसका रिप्लाई करना होता है और पूरी चीज जो है वो रिजॉल्व करनी होती है। तो ये चीज यहां पर बताई गई है और टोटल 3 मंथ्स का ये पीरियड हम लोग को देखने को मिलता है, जिस बीच पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है और रिजोल्यूशन हो जाता है ओम्बड्समैन जो भी ऑर्डर पास करते हैं उसके आधार पर, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। हालांकि ये वाली चीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये लास्ट वाली सेटलमेंट प्रोसेस वगैरह, बाकी ऊपर वाली जो चीज बस बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई उसका बस आपको एक ध्यान रखना है, आइडिया रखना है, ठीक है। अब यहां पर बात हो रही है न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में। तो गाइज अभी जो प्रेसिडेंट है रशिया के, उन्होंने 1 साल के लिए इस ट्रीटी को एक्सटेंड कर दिया है बिना किसी कंडीशन के। और न्यू स्टार्ट ट्रीटी, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये ट्रीटी किन कंट्रीज के बीच की है, तो याद रखिएगा रशिया और यूएसए के बीच में ये ट्रीटी हम लोग को देखने को मिलती है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। किससे रिलेटेड ये ट्रीटी है, ये एग्रीमेंट है? तो दोनों कंट्रीज का ये एग्रीमेंट है कि दोनों कंट्रीज अपने अपने न्यूक्लियर आर्म्स को, परमाणु हथियारों को ये कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, राइट। तो उसको लेकर ये ट्रीटी है। यूनाइटेड स्टेट्स और रशियन फेडरेशन ने इस ट्रीटी को साइन किया था 8 अप्रैल 2010 को प्राग में। और ये ट्रीटी पहले मेजर्स फॉर द फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स के नाम से हम लोग को देखने को मिलती थी। इसका नाम ट्रीटी ऑफ मॉस्को भी हुआ करता था, फिर स्टार्ट 1 ट्रीटी, स्टार्ट 2 ट्रीटी और स्टार्ट 3 ट्रीटी के नाम से ये जानी गई। जैसे कि स्टार्ट 1 ट्रीटी की अगर हम लोग बात करें तो 2009 तक ये हम लोग को देखने को मिलती थी, 9 के बाद ये एक्सपायर हो गई थी। और उसके बाद फिर प्रपोजल रखा गया स्टार्ट 2 ट्रीटी का, वो कभी भी लागू नहीं हुई और अभी तक स्टार्ट ट्रीटी का नेगोशिएशन तक नहीं हुआ, राइट। तो स्टार्ट ट्रीटी या न्यू स्टार्ट ट्रीटी अगर आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो आपको डायरेक्टली रिलेट करना है कि ये ट्रीटी रशिया और यूएसए के बीच की है। ये ट्रीटी कहती है कि दोनों कंट्रीज अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रिड्यूस करेंगे, जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स इन कंट्रीज के पास हैं तो वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कम करेंगे इस ट्रीटी की टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो क्या क्या इस ट्रीटी के टर्म्स कहते हैं, तो मोटे मोटे तौर पर बस आपको ये जानना है कि जितनी भी न्यूक्लियर वेपन्स इन कंट्री के पास, इन दोनों कंट्री के पास, तो वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को आधा कर देंगी, रिड्यूस कर देंगी हाफ से। यानी कि जितने अभी ये पोजेस करके रखी हुई है न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर्स को, बेसिकली लॉन्चर की यहाँ पर बात हो रही है जिससे न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च होती है, तो वो लॉन्चर्स को ये हाफ कर देंगे, आधा कर देंगी, बाकी के ये पूरे डिसमेंटल कर देंगी, राइट। और एक नया इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन रिजीम इनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, यानी कि एक ऐसी बॉडी जो कि मॉनिटर करेगी कि और वेरीफाई करेगी कि ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो वाकई में इस ट्रीटी के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम कर रही है कि नहीं कर रही, वाकई में क्या वो अपने वेपन्स को, मिसाइल लॉन्चर्स को डिसमेंटल कर रही है कि नहीं कर रही, रिड्यूस कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। और इसने सॉर्ट मैकेनिज्म को जो है वो रिप्लेस किया था। सॉर्ट मैकेनिज्म कुछ नहीं है, ये वाली चीज ट्रीटी ऑफ मॉस्को जिसको सॉर्ट हम लोग बोलते हैं, राइट। तो इसको इसने रिप्लेस कर दिया था और फिर ये एक नया इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन रिजीम स्टैब्लिश किया गया। फोकस ये था कि दोनों कंट्री अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स को 1550 तक जो है वो ले आएंगे, लिमिटेड कर देंगे, लिमिट लगा देंगे उसके ऊपर। और इसमें नहीं सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स बल्कि जो हम लोग को बैलिस्टिक, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स देखने को मिलती है, राइट। इंटरकॉन्टिनेंटल यानी कि दो कॉन्टिनेंट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक ऐसी मिसाइल जो कि एक कॉन्टिनेंट से जब निकलती है तो वो दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर अटैक कर सकती है, यानी कि जिसकी रेंज काफी ज्यादा होती है। तो इस ट्रीटी के अंदर ये वाली चीज भी थी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह के जो लॉन्चर्स हैं उनको भी ये जो है वो कम करना है, राइट। और साथ ही साथ डिप्लॉयड भी और नॉन डिप्लॉयड भी। इसके अलावा सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, जो सबमरीन के थ्रू जो मिसाइल लॉन्च होती है तो उसका जो लॉन्चर है उसको भी कम करना है। साथ ही साथ हैवी बॉम्बर जो कि न्यूक्लियर आर्मामेंट होता है, यानी कि जो बॉम्ब वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं और जो लॉन्चर्स वगैरह होते हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर देते हैं, तो उसको कम करके रखना है। 800 तक इसको लिमिट लगानी है इस पर, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई गई। और इसके अलावा ये टारगेट्स को कब तक इनको कंप्लीट करना था, तो देखो ये जो इस ट्रीटी कहती है कि 7 साल, जैसे ये ट्रीटी जिस दिन लागू हुई उस दिन से 7 सालों के अंदर अंदर इनको ये पूरे ऑब्लिगेशन को जो है वो मीट करना था। और ट्रीटी जो थी वो 10 सालों के लिए थी और ऑप्शन ये था कि 10 सालों के बाद फिर ये हर 5 साल जो है वो आगे एक्सटेंड होंगी, यानी कि दोनों कंट्री मिलकर इसको एक्सटेंड करेंगी। बट इसके एक्सटेंशन पर अभी रोक लग गई है। कुछ समय पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला था कि वो इस ट्रीटी से जो है वो बाहर हो जाएगा, राइट, इस ट्रीटी को फॉलो नहीं करेगा आगे। बट तो अभी मोटे मोटे तौर पर सिर्फ आप ये याद रखो कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है वो न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड है। रशिया और यूएसए के बीच में हम लोग को देखने को मिलती है कि दोनों कंट्री अपने अपनी न्यूक्लियर आर्म्स को ये रिड्यूस करेंगे, तो उससे रिलेटेड ये ट्रीटी है, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि ये फलाना ट्रीटी जो है वो किससे रिलेटेड है, मैच द फॉलोइंग में चूज द करेक्ट पेयर में, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, राइट। साउथ चाइना सी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। चाइना का क्लेम रहता है कि ये जो पूरा जो एरिया है साउथ चाइना सी का, ये चाइना का है, राइट। और अभी
इसी क्षेत्र पर साउथ चाइना सी पर हम लोग को देखने को मिलता है कि फिलीपीन गवर्नमेंट इसने शुरू कर दिया है ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी, तेल निकालने की एक्टिविटी जो है वो इसने शुरू कर दी है इस क्षेत्र से। और ये क्षेत्र जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर है, 320 किलोमीटर की दूरी पर है ये फिलीपीन से। ये वाला क्षेत्र इस तरफ हम लोग को कुछ देखने को मिलता है, ये वाला क्षेत्र। यहाँ पर इसने अपनी ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी चालू कर दी है, शुरू कर दी है। इस क्षेत्र पर रीड बैंक है, रीड बैंक की मैं आपको लोकेशन दिखाऊं, ये रीड बैंक, ये देखो आप, ये फिलीपींस है, ये रीड बैंक आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है। ये जो रीड बैंक है गाइस, इस रीड बैंक पर चाइना भी क्लेम करता है कि ये जो रीड बैंक है ये चाइना के अंडर है और यहीं पर ही ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है फिलीपींस। इसको लेकर चाइना और फिलीपींस के इश्यूज जो है वो भी नजर आ रहे हैं, देखने को मिल रहा है। आपको मेनली तौर पर इसकी लोकेशंस पता होनी चाहिए, स्पेशली इसके कुछ एरियाज के बारे में जो न्यूज में चर्चा हो रही है, जैसे ये रीड बैंक। क्वेश्चन बनेगा रीड बैंक कहां पर है, तो तुरंत आपका ध्यान जाना चाहिए फिलीपींस की तरफ और साउथ चाइना सी की तरफ। तो ये इस तरफ हम लोग को देखने को मिलता है, इसी फिलीपींस के काफी नजदीक है, राइट। और जो ये कर रही है फिलीपीन गवर्नमेंट, ये इस क्षेत्र पर जो पूरा एक्सप्लोरेशन कर रही है, ये 1982 के यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत जो टेरिटरी इसको दी गई है, यानी कि कंट्री को टेरिटरी जो मिलती है कि समुद्र के कितने एरिया तक, यानी कि ये कोस्टल एरिया है और उसके कितने एरिया तक जो है समुद्री जो एरिया होता है उस पर एक कंट्री का अधिकार होता है। तो ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के तहत हम लोग को देखने को मिलता है और इसके तहत फिलीपींस के पास अधिकार है कि रीड बैंक पर ये एक्सप्लोर कर सकती है ऑयल को, या जो भी रिसोर्सेज है जो उसको चाहिए वो वहां पर कर सकती है अपने काम, राइट। तो ये अधिकार देती है ये वाला कानून, इंटरनेशनल लॉ, राइट। तो ये इसको अधिकार देता है फिलीपींस को। बट इस क्षेत्र पर चाइना भी क्लेम करती है, चाइना बोलती है कि ये क्षेत्र जो है वो इसी का ही है, जैसे कि रीड बैंक भी इसी का है। और चाइना कैसे क्लेम करती है तो मैं आपको बताता हूं। देखो ये वाला मैप देखो आप, ये आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको अपन बोलते हैं 9 डैश लाइन। ये वाला जो एरिया है पूरा, इस पर चाइना क्लेम करती है। चाइना बोलती है कि इसके अंदर का जितना भी एरिया है वो पूरा का पूरा चाइना का है, राइट। और यहीं पर ही फिलीपीन जो है वो यहाँ पर कंडक्ट कर रही है अपनी कुछ एक्टिविटी वगैरह, हम लोग को देखने को मिल रहा है ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी। अब फिलीपींस का कहना है ये वाली टेरिटरी देखो आप, ये वाली टेरिटरी, ये डॉट डॉट वाली जो ये ब्लू वाली जो टेरिटरी आपको दिखाई दे रही है, ये वो जो अपन ने अभी कन्वेंशन की बात करी थी यूनाइटेड नेशन के, इस कन्वेंशन के तहत ये एरिया जो है वो फिलीपींस के कंट्रोल का है। फिलीपींस के पास पूरा अधिकार है इस एरिया पर ऑयल एक्सप्लोरेशन करने का। बट ये एरिया के ऊपर क्लेम चाइना का भी है, तो चाइना और इसके बीच में फिर से विवाद हम लोग को देखने को मिल रहा है, नजर आ रहा है। तो आपको दोनों का आइडिया होना चाहिए, चाइना की 9 डैश लाइन का भी, कि चाइना किसके ऊपर अधिकार अपना मतलब क्लेम करती है, किस एरिया के ऊपर बोलती है कि ये एरिया चाइना का है। और आपको ये भी ये वाली ये इंटरनेशनल लॉ के बारे में भी पता होना चाहिए कि इस लॉ के तहत ये टेरिटरी हम लोग को जो देखने को मिल रही है, जो डिजाइन की गई है, इसके तहत फिलीपींस का भी पूरा अधिकार है इस क्षेत्र के ऊपर। तो लीगली आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग कि फिलीपींस यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकती है, इसको चाइना नहीं रोक सकती। बट फिर भी चाइना 9 डैश लाइन के तहत जो है वो इस एरिया पर अपने हमेशा से क्लेम करती है और विवाद हम लोग को देखने को मिलता ही रहता है इस प्रकार का, राइट। तो इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। और मतलब अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे कि पूरा मुद्दा जो है वो उस टेरिटरी के ऊपर किन किन कंट्रीज का किस हिसाब से हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये जो टेरिटरीज है, स्पेशली यहाँ पर पार्सल आइलैंड की बात करें या स्पार्टलेस आइलैंड की बात करें, या फिर यहाँ पर बहुत सारे फुली डेवलप्ड आइलैंड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। काफी सारे रॉकी आउटक्रॉप्स हैं, यानी कि चट्टान वगैरह आपको देखने को मिलेगी, अटॉल्स देखने को मिलेंगे, सैंड बैंक्स, रीफ्स, राइट, और स्कारबर्ग शोल। तो ये सब लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। स्पेशली देखो इस मैप में मैं आपको दिखा दूं, ये देखो पार्सल आइलैंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस क्षेत्र पर जो है वो फिलीपींस का भी क्लेम हम लोग को अगेन देखने को मिलता है यहाँ पर। और दूसरी चीज जो है वो स्पार्टली आइलैंड, ये आप देखो, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड स्पार्टली के। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि आप इसको अरेंज करो, ये जो पार्सल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड आपको दे दिया जाएगा, उसका दे दिया जाएगा स्कारबर्ग शोल आपको दे दिया जाएगा, राइट। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसको अरेंज करो, आप नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो अक्सर आते हैं एग्जाम में। तो फिर आपको इस प्रकार का भी आइडिया होना चाहिए कि कौन सा नॉर्थ में है और कौन सा मतलब साउथ की तरफ है हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो पार्सल, फिर उसका सेकंड नंबर पर ये वाला आ जाता है स्कारबर्ग शोल, और उसके बाद फिर स्पार्टली आइलैंड हम लोग को देखने को मिलता है। तो ऐसी जानकारी आपको होनी चाहिए। या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये रीड बैंक कहां पर है, तो आपको फिलीपींस का आइडिया होना चाहिए, साउथ चाइना सी का आइडिया होना चाहिए। तो मेनली लोकेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है। और दूसरी चीज जो जानने वाली है वो 9 डैश लाइन और ये जो इशू पूरा इस क्षेत्र पर हम लोग को देखने को मिल रहा है उसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। अब एक एक करके देख लेते हैं चाइना का क्लेम क्या है और दूसरी कंट्री का क्या क्लेम है। तो चाइना सबसे ज्यादा टेरिटरी पर क्लेम करती है, यानी कि इस क्षेत्र पर 9 डैश लाइन इसने बनाई हुई है और कहा है कि इस 9 डैश लाइन के अंदर जितना भी एरिया आता है ये पूरा का पूरा चाइना के कंट्रोल में आता है, राइट। और इस पर ये वाली चीज बोलती है, और बहुत ही मतलब बड़ी टेरिटरी जो है वो इसने क्लेम करके रखी हुई है। वियतनाम की बात करें, वियतनाम भी क्लेम करती है।
चाइना के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यह देखने को मिलता है कि 1940 से पहले इस क्षेत्र पर चाइना का कोई भी क्लेम नहीं था। चाइना के ही डॉक्यूमेंट में यह चीज मेंशन्ड है। तो वियतनाम ये कहता है कि वियतनाम जो है वो 17वीं सेंचुरी में इस क्षेत्र पर वियतनाम का बहुत बड़ा कंट्रोल था और काफी अच्छा कंट्रोल था, और ये कंट्रोल को साबित करने के लिए वियतनाम के पास जो है, यानी कि कंट्रोल को बताने के लिए कि ये किसका कंट्रोल था, यानी कि अपने जो भी क्लेम है उसको प्रूव करने के लिए इसके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हैं, राइट। तो ये वियतनाम बोलता है। तो यहां पर याद रखना चाइना भी पिक्चर में है बड़े पैमाने पे, फिर वियतनाम भी आ जाती है। वियतनाम का वही है कि 1940 से पहले चाइना के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्रूफ नहीं है जो कि ये बता दें कि 1940 से पहले इन क्षेत्र पर चाइना का क्लेम था, बट वियतनाम के पास इसके प्रूफ है। वियतनाम, ये देखो आप यहाँ पर ये कंट्री आपको दिखाई दे रही है, राइट। इसके अलावा दूसरी कंट्री जो पिक्चर में वो फिलीपींस में हम लोग को देखने को मिलती है। फिलीपींस पूरा क्लेम करती है कि स्कारबॉग शॉल जो है वो फिलीपींस का, फिलीपींस के काफी नजदीक भी है ना ये देखो आप ये पूरा, तो ये बोलते हैं कि फिलीपींस का ये पूरा क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो फिलीपींस का इस प्रकार का क्लेम है यहाँ पर। इसके अलावा इस आइलैंड को हुआनग्यान आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है चाइना में, और थोड़ा सा 100 माइल से ज्यादा या 160 किलोमीटर से ज्यादा फिलीपीन से और चाइना से 550 माइल्स से ज्यादा के डिस्टेंस पर ये एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, स्कारबॉग शॉल। और मलेशिया और ब्रुनेई की बात करें हम लोग तो ये दोनों कंट्रीज भी यहाँ पर टारगेट करती हैं। इसमें ब्रुनेई जो है वो ज्यादा क्लेम नहीं करती है डिस्प्यूटेड आइलैंड्स के ऊपर, बट मलेशिया का एक अच्छा खासा क्लेम है, बट वो स्पार्टली आइलैंड के ऊपर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और इन दोनों का कहना भी यही है कि ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी जो हम लोग को 1982 की देखने को मिलती है, अब यहाँ पर 1982 भी थोड़ा सा याद रखना, कभी कभी स्टेट सिविल सर्विस में ऐसे ईयर्स भी आ जाते हैं कि ये फलाना कन्वेंशन जो है वो किस साल का है, तो 1982 काफी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। तो इस कन्वेंशन के तहत भी हम लोग को ब्रुनेई और मलेशिया के अंदर कुछ टेरिटरी देखने को मिलती है जिस पर चाइना क्लेम करती है। देखो ना, अब ये चाइना की ये 9 डैश लाइन यहाँ तक आ गई है, तो यहाँ पर इसके आसपास जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि ये इस प्रकार से यूनाइटेड नेशन का जो ये कन्वेंशन हम लोग को देखने को मिल रहा है उसने कुछ टेरिटरी ऑफर करी हुई है, तो इस पर ये क्लेम करते हैं कि यार ये टेरिटरी तो हमें इनसे मिली हुई है लीगली, और वो सही भी है, इंटरनेशनली ये रिकॉग्नाइज्ड है, राइट। तो ये वाली चीज है। तो इस पर ये 5 कंट्री हम लोग को मतलब देखने को मिल रही है जो कि यहाँ पर क्लेम करती है, राइट, मोटे मोटे तौर पर। तो इसका एक आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब नो डील ब्रेक्सिट करके एक टर्म न्यूज में देखने को मिल रहा है। बोरिस जॉनसन जो है गाइस, इन्होंने कहा है कि ये यूरोपियन यूनियन से अपना जो डील जो है वो बिना किसी यानी कि एग्जिट डील के जो है वो खत्म कर रहे हैं, यानी कि इस पर ये नो डील ब्रेक्सिट का टर्म इन्होंने उपयोग किया है कि अभी तक जो है जो कंक्लूजन निकला नहीं है, नेगोशिएशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है कि ब्रेक्सिट का, और इसी को लेकर ये जो बोरिस जॉनसन है इन्होंने डिक्लेरेशन दे दी है कि फिर अब ये बिना किसी डील के यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर रहे हैं, राइट। तो ऐसी चीज अब सामने आ रही है, बट इस पर बस आपको सिर्फ मतलब एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप करनी है कि ये नो डील ब्रेक्सिट क्या है। और ब्रेक्सिट के बारे में तो आपको पता ही होगा, ब्रेक्सिट यानी कि ब्रिटेन एग्जिट, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का एग्जिट होना, इसको हम लोग ब्रेक्सिट कहते हैं। यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको जानकारी होगी, यूरोपियन यूनियन एक संघ, एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है जिसमें यूरोप की टोटल 28 कंट्रीज हैं, राइट। बट ब्रेक्सिट हो गई है, यानी कि ब्रिटेन उससे एग्जिट हो रहा है, तो अब बचेंगी कितनी कंट्री? 27 कंट्रीज। अब यूरोपियन यूनियन के फायदे क्या होते हैं गाइस? देखो, ये जो 28 कंट्री जो यूरोपियन यूनियन की मेंबर के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती थी, आपने कई बार देखा भी होगा इंटरनेशनल फोरम्स में यूरोपियन यूनियन जो है वो रिप्रेजेंट करती है, यानी कि ये 28 कंट्री एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक सिंगल तौर पर रिप्रेजेंट करती है, यानी कि ये अलग अलग 28 कंट्री नहीं जाती हैं, ये एक यूरोपियन यूनियन मतलब अपने आप को इन 28 कंट्री के बिहाफ में रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि G20 के मेंबर्स की आप बात कर लो, ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। G20 के मेंबर्स में हम लोग को देखने को मिलता है 19 टोटल मेंबर्स हैं, 19 टोटल कंट्री है प्लस यूरोपियन यूनियन है, इसको हम लोग 19 प्लस यूरोपियन यूनियन भी कहते हैं, राइट। कंट्रीज की बात नहीं करते, नेशन की बात करते हैं, 19 प्लस यूरोपियन यूनियन। और अगर टोटल कंट्रीज की बात करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वहां पर 20 कंट्री तो होगी नहीं, हम लोग को देखने को मिल रहा है इसमें G20 में। इसके बारे में पहले भी मैंने आपके कंसेप्ट क्लियर किए हुए थे। तो यूरोपियन यूनियन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिप्रेजेंट भी करता है इंटरनेशनल फोरम्स वगैरह में अपने आप को, और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स वेरियस बेनिफिट्स भी जो है वो आपस में शेयर करते हैं। जैसे कि कैसे बेनिफिट? जैसे कि आज की डेट में, जैसे कि मैं जो हूं या आप जो हो, इंडिया से अगर कहीं दूसरी कंट्री बाहर जाओगे तो उसके लिए आपको वीजा अप्रूवल की आवश्यकता होगी, बट यहां पर ये जो 28 कंट्रीज हैं, इनके सिटीजन जब आपस में ट्रैवल करते हैं तो ये किसी भी कंट्री में जा सकते हैं बिना किसी वीजा अप्रूवल के। तो ये बिल्कुल मतलब फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स का ये हम लोग को देखने को मिलता है। एक चीज तो मतलब एक फायदा तो
इसके यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स का, राइट, कि यहाँ पे सिटीजन कहीं पर भी किसी भी कंट्री में जा सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, राइट, और ना कोई ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन होगा, ना कोई टैक्सेस वगैरह यहाँ पर लगाए जाएंगे, कुछ भी नहीं है, मतलब फ्रीली जो है वो मूव कर सकते हैं। और दूसरी बात, इनकी करेंसी भी हम लोग को सेम ही देखने को मिलती है इन सभी कंट्रीज की, राइट। और भी ये तो एक दो फायदे मैंने आपको गिनाए, और भी काफी सारे फायदे। इनके सिटीजन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर सेटल हो सकते हैं, वहां पर एजुकेशन वगैरह जो है वो ले सकते हैं, राइट। तो ऐसी चीजें भी यहां पर होती है। अब ब्रिटेन को क्या प्रॉब्लम हो रही थी, ब्रिटेन ने क्यों इससे एग्जिट किया था? तो प्रॉब्लम ये थी ब्रिटेन को, हालांकि वहां की जो सिटीजन है गाइस, उनको मेन इशू था। ब्रिटेन के अंदर जो मूल निवासी हैं, ब्रिटेन के जो सदियों से ब्रिटेन में रह रहे हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी एम्प्लॉयमेंट की। प्रॉब्लम ये था, ब्रिटेन जो है वो काफी डेवलप्ड है रेस्ट ऑफ द, अगर हम लोग चर्चा करें इनकी दूसरी यूरोपियन यूनियन की कंट्री से, तो ब्रिटेन के पास काफी सारे फायदे होते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ब्रिटेन के अंदर काफी ज्यादा है। तो यहां पर दूसरी कंट्री के लोग जो है वो ब्रिटेन में आके सेटल हो रहे थे, राइट। तो उससे क्या हो रहा था, जो ब्रिटेन के जो नेटिव्स हैं, मूल निवासी हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उनकी जॉब, उनके लिए जॉब इनसिक्योरिटी हो रही थी, क्योंकि दूसरे लोग जो है वो यहाँ पर जॉब्स आकर सिक्योर कर रहे थे। तो ये तो एक छोटा सा मुद्दा है, और भी काफी सारे मुद्दे इस प्रकार के थे, जैसे कि ट्रेड से रिलेटेड मुद्दा हो, कि सबसे ज्यादा ट्रेड जो होता था ये दूसरी कंट्री जो है वो ब्रिटेन से करती थी, और काफी मतलब यानी कि चार्जेस जो थे वो मिनिमम, जो कस्टम ड्यूटीज जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो मिनिमम, और काफी सारे प्रोडक्ट पे तो जीरो। तो इसको लेकर भी ब्रिटेन को बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसके पास से काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिस पर ब्रिटेन को बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा है, राइट। तो ये कुछ मुद्दे थे जिसको लेकर ब्रिटेन ने फैसला लिया कि इसको अब यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करना है, ठीक है। अब इसने जब एग्जिट किया, तब उसके बाद फिर क्लॉज था कि इतने समय से जो जितने भी एग्रीमेंट्स वगैरह जो सभी कंट्रीज के साथ हुए थे, राइट, क्योंकि सभी कंट्रीज ने जो एग्रीमेंट किया था वो यूरोपियन यूनियन के साथ किया था, सेपरेटली ब्रिटेन के साथ नहीं किया था, राइट। अगर किया भी है तो बायलैटरल बेसिस पर है, बट इंटरनेशनली अगर हम लोग बात करें किसी फोरम पे, जब यूरोपियन यूनियन ने रिप्रेजेंट किया था, तो उसपे जो रिप्रेजेंटेशन का जो शेयर था वो ब्रिटेन का भी था। बट अब जो है ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुके हैं, तो इन सब पूरी चीजों को नेगोशिएट करने के लिए, यानी कि इसको पूरा खत्म करने के लिए, हटाने के लिए नेगोशिएशन चल रही थी कि कैसे हम लोग इन पूरी चीजों को सेपरेट करेंगे, ट्रेड जो है वो पूरा सेपरेट होगा, या ट्रेड के एग्रीमेंट्स हो गए, रूल्स रेगुलेशन हो गए, कैसे सेपरेट होगा। तो वो पूरी बैठक बैठ रही थी, बट उसके बाद भी प्रॉपर नेगोशिएशन पे नहीं आ रहा था, सेटिस्फाइंग नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा था। तो इसको लेकर अभी ब्रिटेन ने ये फैसला लिया है कि ये अब यूरोपियन यूनियन से बिना किसी डील के एग्जिट करेगा। और क्या ये एग्जिट करना इसके लिए पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, बट इससे फायदा नहीं होगा, इससे आगे चल के नुकसान ही होना है। ये लॉन्ग टर्म बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूं। और हो सकता है कि ये दोबारा फिर से टेबल पर बैठे और नेगोशिएट करें, बट अभी के लिए देखो, इन्होंने किया नहीं है, और जो चीज नहीं हुई होती है वो हमारे लिए एग्जामिनेशन के लिए उतनी काम की नहीं होती है। बट हाँ, आइडिया आपको होना जरूर चाहिए कि इस प्रकार की चीजें हो रही है। तो आप चाहे तो नोट्स में से इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी आपको दी हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं, बट कोई फायदा नहीं है। जितना मैंने आपको बताया सिर्फ उतना दिमाग में रखो। ब्रिटेन का एक कंसेप्ट आपको, ब्रेक्जिट का एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्यों एग्जिट हो रही है उसका एक आइडिया होना चाहिए। इसके बारे में हालांकि पहले भी एक सेपरेट लेक्चर में मैं आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ ब्रेक्जिट के बारे में, बट इतनी जानकारी जो मैंने आपको दी है वो मोर देन सफिशिएंट है। और नो डील ब्रेक्जिट में आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ उसका सेटिस्फाइंग नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा था एग्जिट का, तो इसको लेकर, और ये लंबा खिंचता जा रहा था और कोई भी फैसला नहीं निकल पा रहा था, तो इसको लेकर ब्रिटेन ने ये फैसला लिया कि अब ये बिना किसी डील के यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर जाएगी। बट क्या ये फायदेमंद है ब्रिटेन के लिए और यूरोपियन यूनियन के लिए? बिल्कुल नहीं, इसमें और भी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ना ही है। तो इसलिए हो सकता है क्वाइट पॉसिबल ये फिर से नेगोशिएट करें, इनकी बैठक फिर से देखने को मिले। तो अभी के लिए सिर्फ ये जो मैंने आपको बताया उसका एक आइडिया रखना। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 का, जो कि रिलीज हो गया है। हर साल ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हंगर हेल्थ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा, याद रखिएगा। और कंट्री कैसे रैंक की जाती है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर जो है गाइस, ये फॉर्मूला के ऊपर आधारित होता है, जो कि 3 डायमेंशंस को ध्यान में रखता है और उसके ऊपर कंट्रीज को रैंक करता है। 3 डायमेंशंस कौन से हैं? इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक, अपर्याप्त कैलोरी का सेवन, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, बाल कुपोषण, और चाइल्ड मोर्टालिटी, बाल मृत्यु दर। और ये 4 कंपोनेंट इंडिकेटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनके ऊपर आधारित कंट्रीज को रैंक करता है, और ये वैल्यू जो है वो इन तीनों चीजों की निकालता है। तो ये 4 इंडिकेटर्स कौन से याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि ये मतलब वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो किन किन इंडिकेटर्स का उपयोग करता है। तो अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टालिटी। अब चाइल्ड की जो बात होती है तो उसमें हमेशा याद रखना कि 5 साल से कम की उम्र के बच्चों को यहां पर मेजर किया जाता है, देखा जाता है, राइट। और उन्हीं के ऊपर आधारित
ये रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है। और अंडर नरिशमेंट में पूरी पॉपुलेशन को देखा जाता है कि एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है उनमें से कितने लोग जो है वो न्यूट्रिशियस रिच डाइट ले रहे हैं और कितने लोग को न्यूट्रिशियस रिच डाइट नसीब नहीं हो पा रहा है, यानी कि वो रात में जो सो रहे हैं वो बिना हेल्दी फूड के सो रहे हैं डेली। अब आप एक इंडिविजुअल अगर बिना हेल्दी से मतलब ये है न्यूट्रिशियस रिच फूड, हेल्दी से मतलब ये नहीं है कि कुछ तो भी खा लिया, पेट भरने से मतलब नहीं है। यहां पर पेट तो कोई भी भर सकता है, बट वो पेट जो भर रहे हैं उसमें कितना न्यूट्रिशियस रिच फूड जो है वो इनटेक कर रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट। कि उनका जो पूरा प्लेट है वो प्रॉपर डाइट मतलब हेल्दी डाइट के आधार पर है कि नहीं, उसमें प्रॉपर विटामिन, प्रॉपर जो प्रोटीन वगैरह जो होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, तो पूरी चीज एक प्रॉपर शेयर पर है कि नहीं, तो वो चीज जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। उसी के ऊपर बेस जो है वो एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि न्यूट्रिशन इंटेक होता है। क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, पेट तो भर रहे हैं उससे अपना, बट क्या वो प्रॉपर अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दे रहे हैं? नहीं, राइट। तो इसीलिए हम लोग एक और चीज ये भी देखते हैं, यहां पर मोटापे की बात कभी नहीं की जाती, ओबेसिटी की बात कभी नहीं की जाती है, या फिर ये बात नहीं होती कि एक इंडिविजुअल जो है वो थिन दिख रहा है, वो मतलब उसकी जो बॉडी जो है वो मतलब उसके बॉडी में मास ही नहीं है, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि उसकी बॉडी जो है वो बहुत ही लीन टाइप की, लीन भी नहीं बोलेंगे, लीन तो एक अच्छी बॉडी होती है, यानी कि ऐसी बिल्कुल हड्डियां दिख रही है उसकी बॉडी में, ऐसा ऐसा कभी मेजर नहीं होता ना, या मोटापे से या पतले होने से या बॉडी मास इंडेक्स से, ऐसा कुछ तो मेजर नहीं होता है इस प्रकार की रिपोर्ट्स के अंदर। ये इसीलिए नहीं होता है क्योंकि एक मोटा व्यक्ति भी जो होगा, यानी कि फैट जिसकी बॉडी में होगा, तो वो व्यक्ति भी जो हो सकता है कि अंडर नरिश्ड हो, यानी कि उस व्यक्ति की बॉडी में भी न्यूट्रिशन की कमी हो। इसको अभी बच्चे बोलेंगे सब, फिर आप बता रहे हो वही वाला टर्म, इसको अपन हिडन हंगर कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिडन हंगर। उस ह्यूमन की बॉडी में हंगर है, राइट, बट वो हिडन है, दिख नहीं रही है, क्योंकि वो बंदा दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो बहुत मतलब मोटा है और खाते पीते खानदान का, ऐसा बोलते हैं ना कि वो है, राइट, बट एक्चुअल में वो जो खा रहे हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिशियस रिच डाइट का इंटेक नहीं कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो पिज्जा का, बर्गर का, जैसे कि मैं हूं पास्ता का, राइट, तो वो इंटेक कर रहे हैं, बट मैंने भी कम कर दिया है, अभी मैं थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूं अपनी हेल्थ पे, बॉडी पे, राइट। तो वही चीज है कि इस प्रकार का जो इंटेक जो लोग करते हैं तो वो उनकी बॉडी भी जो होती है वो अंडर नरिश्ड होती है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि काफी सारे जो लोग होते हैं उनकी बॉडीज में वेरियस इशू होने लगते हैं जैसे जैसे वो मोटे होते रहते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन का इंटेक नहीं हो रहा, उनका इम्यून सिस्टम फिर कमजोर हो जाता है। तो ये वाली एक चीज है। तो इसीलिए कभी भी आपको ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं मिलेगी जो कि ये मेजर करेगी ओबेसिटी को और उसके ऊपर आधार रिपोर्ट निकालेगी। ओबेसिटी की रिपोर्ट होती है बट वो अलग होती है, इसके ऊपर बेस्ड नहीं होती, हंगर के ऊपर बेस्ड कभी नहीं आपको ओबेसिटी वाली सिचुएशन नजर आएगी, देखने को मिलेगी, राइट। क्योंकि साइंटिस्ट और रिसर्चर ने इस चीज को प्रूव कर दिया है कि एक इंसान का मोटा होना यह साबित नहीं करेगा कि वो हेल्दी है, बल्कि उल्टा अनहेल्दी ही। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि मोटापा बीमारियों की जड़ है, क्यों? वो तो खा रहे हैं पूरा, नहीं, जो खाया जा रहा है वो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट से नीड है उसके अकॉर्डिंग इंटेक नहीं किया जा रहा, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये 4 इंडिकेटर्स यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मॉर्टेलिटी आती है तो आपको 5 साल की उम्र का आइडिया होना चाहिए। 5 ईयर्स की एज जो है वो बच्चों की, यानी कि अंडर 5 ईयर्स की एज के बच्चे जो है उनमें कितनी मॉर्टेलिटी देखने को मिल रही है, यानी कि मृत्यु दर कितनी देखने को मिल रही है, स्टंटिंग और वास्टिंग कितनी देखने को मिल रही है। अब स्टंटिंग वास्टिंग को आपको समझना है तो इस फिगर से आप समझिए, ये नॉर्मल बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल की है या 5 साल से कम की है, ठीक है। जैसे ये सभी बच्चे हैं इनकी उम्र 4 साल की है, ठीक है। तो ये वाला जो पहला जो बच्चा है ये नॉर्मल किड है, राइट, नॉर्मल बच्चा है ये, राइट। इसकी बॉडी जो है वो न्यूट्रिशियस रिच बॉडी है इसकी और नॉर्मल बॉडी, यानी कि इसको हम लोग जो है वो देखेंगे कि दूसरे बच्चे जो होते हैं वो वास्टिंग वाले कैसे होते हैं, स्टंट वाले बच्चे कैसे होते हैं। तो जो वास्टेड जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनमें आप देखिएगा इस प्रकार की उनकी बॉडी होती है, इस प्रकार की हम लोग को नजर आती है, देखने को मिलती है वास्टेड बच्चों की बॉडी। आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? हाइट सेम है बट बॉडी का जो मास है वो कम हम लोग को नजर आ रहा है, कम देखने को मिल रहा है, राइट। कि बच्चे की बॉडी जो है वो डेवलप नहीं हुई है अभी, राइट। अब आप बोलोगे सर आपने मोटे और पतले की बात करी, यहां पे मोटे और पतले की बात, यहां पर ये नॉर्मल से इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं। नॉर्मल से इनकी आप बॉडी देखोगे तो इनकी बॉडी पतली नहीं बोल सकते, थिन बोलेंगे, यानी कि उनकी मतलब जो बॉडी की जो ग्रोथ जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हुई है, उनकी बॉडी का जो डेवलपमेंट जो होना चाहिए, ये क्योंकि बच्चों की इसलिए बात की जाती है कि बच्चों की बॉडी ग्रोइंग होती है और उसी ग्रोइंग एज पर बच्चे की बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट अगर नहीं हो रहा है तो ये चिंताजनक बात है। और इस चीज को अपन वास्टिंग बोलते हैं कि इनकी बॉडी जो होती है वो थिन होती है नॉर्मल
किड्स है। स्टंट की बात करें तो इनकी जो हाइट होती है वो छोटी होती है, राइट। तो स्टंट कैटेगरी के बच्चे होते हैं। तो स्टंट यानी कि हाइट छोटी होना और बॉडी कप थिन होना यानी कि वास्टिंग की कैटेगरी। तो ये दो चीज आप लोग को पता होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। और वास्टेड और स्टंट भी एक कैटेगरी होती है, दोनों ही होती है, बट यहां पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग को ध्यान में रखता है। और तीसरा चाइल्ड मोर्टालिटी यानी कि मृत्यु दर, 5 साल से कम की उम्र के बच्चों की एक कंट्री के अंदर कितनी ज्यादा मृत्यु हो रही है, इसको देखा जाता है। अब यहां पर ये स्केल होती है और इन स्केल्स के ऊपर इस स्केल के आधार पर कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से याद रखना। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि ये जो स्केल होती है वो 0 to 100 की होती है। यहां पर 100 का मतलब खराब होता है, 0 का मतलब अच्छा होता है। इसको मार्क्स जो मिलते हैं ना, एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं, उनकी तरह बिल्कुल मत सोचना। इसको स्कूल के अंदर या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उसके अंदर जो रैंकिंग मिलती है ना, उसकी तरह समझना। क्योंकि जिसके मार्क्स हाई होते हैं, ज्यादा जाते हैं, तो वो तो अच्छा होता है, राइट। तो अब यहां पर इसके जिसके भी मार्क्स अगर इस स्केल पर हाई जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है ये अच्छा नहीं होगा, ये बुरा होगा। ये रैंकिंग की तरह इसको आपको समझना है, ठीक है। रैंकिंग की तरह ध्यान में रखना है कि जिसकी रैंक जो होती है वो सिंगल डिजिट में होती है, वो अच्छी रैंक होती है, और जिसकी रैंक जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो खराब की स्टेज में जाती है। तो वैसे ये स्केल, जो भी कंट्री स्केल में 9.9 से कम का हम लोग को देखने को मिलता है, या 10 से कम का हम लोग को जो स्कोर जिस कंट्री का देखने को मिलता है, यानी कि उस कंट्री के अंदर भूख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस कंट्री में काफी कम प्रॉब्लम हंगर की है, यानी कि उस कंट्री के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि माल न्यूट्रिशन से, अंडर न्यूट्रिशन से, अंडर नरिशमेंट से जो है वो जूझ रहे हैं, राइट। इसके अलावा हमारी जो कंट्री है वो इस कैटेगरी में आती है, सीरियस वाली कैटेगरी में। 20 से लेकर 34.9 की जो कैटेगरी है वो सीरियस हंगर की है। इससे पहले 10.0 से 19.9 की जो कैटेगरी है ये मॉडरेट की हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो हमारी कंट्री कहां पर है? हमारी कंट्री 27.2 पर है, तो सीरियस कैटेगरी पे हम लोग को नजर आती है। इससे ऊपर की जो कैटेगरी होती है 35 से 49.9, ये अलार्मिंग होती है। और एक्सट्रीमली अलार्मिंग 50 से ऊपर वाली, जिन भी कंट्री का स्कोर 50 से ऊपर होता है उस कंट्री को बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, यानी कि उस कंट्री के अंदर बहुत इश्यूज चल रहे हैं हंगर से रिलेटेड। उस कंट्री के अंदर काफी सारे मेजोरिटी पॉपुलेशन उस कंट्री की है जो कि मतलब बिना प्रॉपर न्यूट्रिशियस रिच फूड का इंटेक किए सो रही है, यानी कि वहां पर लोग बाग जो सो रहे हैं उनको प्रॉपर खाना भी नसीब नहीं हो रहा है और वो सो रहे हैं। काफी सारे लोग बिना खाने के सो रहे हैं वहां पर, यानी नसीब नहीं हो पा रहा है उनको खाना। तो ये वाली बात है, राइट। और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पूरी दुनिया भर से अगर हम लोग कंपेयर करें तो वास्टेड की प्रॉब्लम है, वास्टेड चिल्ड्रन, ये वाले इस कैटेगरी के सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में हम लोग को देखने को मिलते हैं, पूरे वर्ल्ड से अगर हम लोग कंपेयर करें तो। और चाइल्ड स्टंटिंग का रेट जो है इंडिया में है वो 37.4 का है, और चाइल्ड वास्टिंग का 17.3% का इंडिया में, राइट। अब इसमें ये मत बोलना कि सर ये तो कम परसेंटेज इंडिया के अंदर वास्टिंग का बता रहा है, ये इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। बट यहां पर जो मैंने आपको बात करी ये पूरे वर्ल्ड की बात करी कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया के अंदर चाइल्ड वास्टिंग के जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम की है वो सबसे ज्यादा है, राइट। और इंडिया की रैंक 94 है, याद रखना डायरेक्टली रैंक पूछी जाती है, तो 94 इंडिया की रैंक है आउट ऑफ 107 कंट्रीज। इवन हमारी जो नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, पाकिस्तान, उससे भी काफी पीछे हैं हम लोग। इंडिया की रैंक 94 है, बांग्लादेश की 75, पाकिस्तान की 88, तो हम लोग काफी पीछे नेबरिंग कंट्री से भी, राइट। तो इस पर हम लोग को काम करने की जरूरत है, और हम लोग काम करने के लिए काफी सारी स्कीम्स हम लोग के यहाँ देखने को मिल रही है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, और आप जानते ही हैं कि बताइए स्कीम्स का नाम जो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रही है हमारी कंट्री में, कि हमारी कंट्री में अंडर नरिशमेंट की शिकायत ना हो। तो उसके लिए कौन सी स्कीम है बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। अब इंडियन बैंक्स एसोसिएशन क्या है, इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। तो मैनेजिंग कमेटी जो इंडिया बैंक एसोसिएशन की है, इन्होंने इलेक्ट किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ राज किरण राय जी को, और ये बेसिकली चेयरमैन के तौर पर हम लोग को देखने को मिलेंगे इसके आईबीए के 2020 से लेकर 2021 के पीरियड में, राइट। और आईबीए की बात करें गाइस तो आईबीए का फॉर्मेशन इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ था 1946 में। ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जो कि इंडिया के अंदर बैंक्स के मैनेजमेंट के लिए हम लोग को देखने को मिलती है। मोटे मोटे तौर पर ये इंडिया के अंदर जितने भी बैंक्स हैं गाइस तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन, संघ आप कह सकते हो। और ये जो बॉडी है ये सभी बैंक्स को जो है वो इकट्ठा हेल्प करती है, मदद करती है, कोशिश करती है कि सभी बैंक जो है वो कॉर्पोरेट रोकर काम करें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, कोई भी इश्यूज डिस्प्यूट्स वगैरह ना हो बैंक्स और बैंक्स के बीच में, राइट। और आरबीआई जो भी गाइडलाइंस वगैरह इशू करती है ये इंश्योर करती है कि सभी बैंक्स जो है वो इजीली आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो अप कर ले, राइट। तो आईबीए का मेन काम ये होता है कि सभी बैंक जो है उनको
इस तरीके से रखना कि सभी बैंक जो है वो डेवलप करें, साथ में मिलकर कोऑर्डिनेशन सभी बैंक के बीच में हो और इंडियन बैंकिंग स्ट्रेंथन हो, मजबूत हो, राइट। और बैंक के मेंबर्स को जो है, यानी कि इसके अंदर जो बैंक्स हम लोग को नजर आते हैं, देखने को मिलते हैं, तो उन बैंक्स को जो है ये असिस्ट करती है, हेल्प करती है वेरियस तरीकों से कि नया सिस्टम जो भी आया होता है आरबीआई के द्वारा बताया गया होता है तो उसको वो फॉलो अप कर सकें, नए नए रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर सकें। इसके मेंबर्स की बात करें, 1946 में जब ये इसका फॉर्मेशन हुआ था तब उस समय सिर्फ 22 बैंक्स हम लोग को इंडिया में देखने को मिलते थे इसके अंडर। आज की रेट में 237 के आसपास बैंकिंग कंपनीज है जो कि इसके अंदर हम लोग को, यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। तो सिंपल सी चीज बस ये आपको याद रखनी है इस टॉपिक के बारे में। अब पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर गाइस कंपैरिजन हुआ है इंडिया और बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी के ऊपर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर पर कैपिटा। और ये बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की लेटेस्ट अपडेट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की हम लोग को देखने को मिल रही है उसके आधार पर ये कंपैरिजन सामने आया है। 2020 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो वो 10% से नेगेटिव ग्रोथ कॉन्ट्रैक्शन इसमें हम लोग को देखने को मिला है। अब आप देखो गाइस, डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस होता है। अब मैं बोल रहा हूं कि इंडिया की जो जीडीपी की ग्रोथ है उसमें कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कमी आई है, तो आप बोल रहे हो, आप ये नहीं बोल सकते कि सर आप ग्रोथ की बात कर रहे हो और आप कमी की बात कर रहे हो। देखो गाइस, याद रखना, ग्रोथ जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, बट डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा आपको पॉजिटिव नजर आएगा, देखने को मिलेगा। तो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना। ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, डेवलपमेंट आपको हमेशा पॉजिटिव नजर आएगा, देखने को मिलेगा, राइट। तो इंडिया की जो जीडीपी की जो ग्रोथ है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हम लोग को 10% से ज्यादा का देखने को मिल रहा है। और ऑन एन एवरेज इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी जो है वो 24% ज्यादा हम लोग को बांग्लादेश से नजर आ रही है पिछले 5 सालों में। 2020 में पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश सिटीजन की ज्यादा है, इनकम पर कैपिटा इनकम 2020 में, ये वाली बात हो रही है, बांग्लादेश सिटीजन की ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडियन सिटीजन। और ये सेम चीज हुई थी 1991 में भी। आज की रेट में पर कैपिटा इनकम, हर एक व्यक्ति की जो इनकम ऑन एन एवरेज इनकम की अगर इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो बांग्लादेश के अंदर ज्यादा लोग जो है वो कमा रहे हैं एज कंपेयर टू इंडिया या इंडियन सिटीजन, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी जो है वो यूएस डॉलर के टर्म्स में प्रोजेक्ट की गई है 2020 में 1876.53, 1876 यूएस डॉलर 53 सेंट्स। तो ये बताई गई है इंडिया के अंदर 2020 में। और बांग्लादेश के अंदर 1887.97, 1887 डॉलर्स 97 सेंट्स। तो ये यहां पर बताई गई है बांग्लादेश के अंदर। तो फर्क जो है वो सीधे सीधे अगर अपन इसको देखें तो कुछ नहीं तो 11 यूएस डॉलर का हम लोग को फर्क देखने को मिल रहा है, बट फिर भी ज्यादा है ना, है तो ज्यादा ही बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करें तो बांग्लादेश कंट्री के अंदर जो लोग हैं वो आज की रेट में इंडियन से ज्यादा कमा रहे हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो इंडियन से ज्यादा है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और क्या रीजन है कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है वो कम हो गई है बांग्लादेश से इस साल? तो ग्रोथ रेट की अगर हम लोग बात करें तो दोनों कंट्री जो थी वो गाइस 2004 में फास्टर ग्रो में हम लोग को देखने को मिल रहा था। दोनों कंट्री जो है वो ग्रोथ के यानी कि ऊपर जा रही थी, डेवलपमेंट इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा था। और 2017 से इंडिया की जो ग्रोथ रेट जो थी वो नीचे जाने लगी और पाकिस्तान की ग्रोथ रेट जो थी वो इवन ऊपर जाने लगी। और पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो पिछले 15 साल में इंडिया की पॉपुलेशन काफी तेजी से ग्रो हुई है 21% के आसपास, और बांग्लादेश की पॉपुलेशन जो थी वो 18% ही हम लोग को देखने को मिलती है इसमें ग्रोथ। तो ये पॉपुलेशन का रोल भी मैटर करता है ना, क्योंकि अगर नंबर्स अगर ज्यादा आ जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि जो डिवीजन जो शेयर जो होगा वो हर एक लोग के पास कम होगा। इसको ऐसे समझो, जैसे कि 5 लोग हैं, 5 लोगों के पास टोटल जो पैसा है वो 100 रुपए है, ठीक है। तो टोटल पैसा 5 लोगों के पास 100 रुपए है। अब यही अगर इस 100 रुपए को 6 लोगों में अगर बांटना है तो ऑब्वियस ही बात है कि हर एक के पास जो शेयर जो होगा 100 रुपए का, पहले 25-25 रुपए सबके पास होता था, अब 25 रुपए से कम होगा सबके पास, क्योंकि एक और व्यक्ति के पास बढ़ रहा है ना। तो ऐसे ही अगर पॉपुलेशन भी अगर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं ये जो पर कैपिटा इनकम का जो शेयर होगा वो भी डाउन होगा, एवरेज पर कैपिटा इनकम, राइट। तो वो भी हम लोग को डाउन देखने को मिलेगा, लो देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बड़ा रीजन है जिसका एक कंसेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। उसके अलावा कोविड-19 ने तो ऑलरेडी हालत खराब करके रखी, बट इंडिया के ऊपर इस पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। पॉपुलेशन क्योंकि इंडिया में ज्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है इंपैक्ट तो ज्यादा पड़ेगा ही पड़ेगा। 10% इंडिया में है और बांग्लादेश के अंदर ऑलमोस्ट 4% के आसपास हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। और ग्रोथ इंडिया के अंदर रिडक्शन हुआ है 10% का, बांग्लादेश के अंदर ग्रोथ हो गई है 10% की, और सॉरी 4% की। तो ये चीज जो है वो रिपोर्ट बता रही है।
और क्या हुआ ऐसा कि बांग्लादेश के अंदर इतनी ग्रोथ हो रही है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो ये है गारमेंट इंडस्ट्री। गारमेंट इंडस्ट्री ने बांग्लादेश को जो है वो बढ़ा दिया है, और ये आज की बात नहीं है, पिछले काफी सालों से ऐसा हो रहा है कि बांग्लादेश की जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो अचानक से ग्रो कर रही है। वहां पर वुमेन वर्कर्स के ऊपर इन्होंने ज्यादा प्राथमिकता दी। वुमेन भी जो है वो गारमेंट इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर रही है और बेहतरीन तरीके से उनकी गारमेंट इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। चाइना ने पिछले कुछ सालों में गारमेंट इंडस्ट्री से हाथ पीछे कर लिए थे, और चाइना का हाथ पीछे करना बांग्लादेश के लिए हेल्पफुल साबित हुआ, क्योंकि पहले कंट्रीज जो थी दूसरी वो चाइना से माल इंपोर्ट कराती थी, अब चाइना चला गया तो बांग्लादेश से वो दूसरी कंट्री जो है वो माल इंपोर्ट करा रही है, या बांग्लादेश से माल जो है वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है, ऐसा समझो आप। तो क्योंकि बांग्लादेश, चाइना का जो मार्केट था वो बांग्लादेश के पास शिफ्ट हो गया। अब सवाल ये उठना चाहिए चाइना ने अपनी गारमेंट इंडस्ट्री बंद क्यों करी? तो इसके पीछे का कारण है चीप लेबर। चाइना के अंदर जो बेसिक इनकम जो डिसाइड होती है कि बेसिक इनकम जो होनी चाहिए, बेसिक वेजेस जो होने चाहिए, मिनिमम बेसिक वेजेस या मिनिमम बेसिक इनकम, तो वो जो होनी चाहिए वो चाइना में बहुत ज्यादा थी गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर। वहीं बांग्लादेश के अंदर ऐसा रूल नहीं था, तो बांग्लादेश के अंदर जो एम्प्लॉइज थे वो आसानी से गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, काम कर रहे थे, राइट। और चाइना के अंदर पैसे, लेबर जब ज्यादा डिमांड कर रहे थे तो उसके चलते ये गारमेंट इंडस्ट्री जो थी वो बंद होती आ रही थी, क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री के जो मालिक है वो उन लेबर्स को सैलरी वगैरह जो है वो नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि सैलरी की डिमांड जो थी, वेजेस की डिमांड जो थी वो चाइना में ज्यादा थी, राइट। बट यहां पर चीप लेबर थी बांग्लादेश के अंदर, तो यही फायदा मिला बांग्लादेश को चीप लेबर का। तो ये चीप लेबर वाला भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि चीप लेबर के कारण बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री ग्रो कर गई, राइट। और यही हुआ कि चाइना की इंडस्ट्री पीछे जा रही थी, बांग्लादेश की ग्रो कर रही थी, तो चाइना का जो पूरा मार्केट जो था वो बांग्लादेश के पास आ गया। तो पूरा नहीं, मतलब अच्छा खासा शेयर जो था वो यहां पर आ गया। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि प्राइमरी सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। और हमारे यहाँ जो प्राइमरी सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। अब बांग्लादेश के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर प्राइमरी है, और आप जानते हैं कि इंडस्ट्री जो होती है वो काफी सारे लोगों को जॉब्स ऑफर कर सकती है। इंडस्ट्रीज के पास पोटेंशियल होता है ज्यादा लोगों को जॉब ऑफर करने का, राइट। और इंडस्ट्री से कमाई भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर की, अगर हम लोग बात करें तो यही खेल खेल गया बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है वो इंडस्ट्रियल है, और सेकंड नंबर पर सर्विस सेक्टर की है। और इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी हम लोग को देखने को मिलती है, जिसमें इनकम जो होती है वो कम आती है। तो ये भी एक बड़ा रोल है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इनकम ज्यादा आ जाती है, ज्यादा मिलने लगती है। तो ये वाला भी एक रोल हम लोग को देखने को मिला, राइट। ये वाली चीज है। इसके अलावा पिछले 20 सालों की अगर हम लोग बात करें तो बांग्लादेश ने काफी सारे सोशल पॉलिटिकल मैट्रिक्स पर भी इंप्रूवमेंट लिया है, जैसे कि हेल्थ, सैनिटेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। यहां पर हेल्थ पर हम लोग मेन फोकस करेंगे, हेल्थ और सैनिटेशन के ऊपर। देखो, किसी भी कंट्री के अंदर अगर लोग बीमार हैं, किसी भी कंट्री में हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, तो वो कंट्री जो है वो खर्चा करेगी लोगों की जान बचाने के ऊपर, हॉस्पिटल्स खोलेगी और वेरियस मेडिकल सर्विसेज ऑफर करने पर फोकस करेगी, जिसमें बहुत पैसा लगता है। बट जिस कंट्री के अंदर मेडिकल सिचुएशन ठीक है, वहां के लोग अगर हेल्दी हो रहे हैं, तो वो कंट्री क्या करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, इंडस्ट्रीज डेवलप करेगी, मतलब इकोनॉमिक जोन्स वगैरह जो है वो डेवलप करेगी, जिससे कि उस कंट्री के अंदर जो है वो और प्रोडक्शन हो और मैन्युफैक्चरिंग हो, और दूसरी कंट्री जो है वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करे, दूसरी कंट्री आए, उस कंट्री से दूसरी कंट्री परचेज करें सामान वगैरह, राइट। तो यहां पर इंडिया के अंदर सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। वहां इंडिया के अंदर काफी सारे लोग जो है वो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज से भी जूझ रहे होते हैं, जिस पर सरकार जो है वो हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी मेनली पैसा खर्च करती है, फोकस करती है, राइट। तो यही चीज जो है पिछले 20 सालों में बांग्लादेश के अंदर चेंज हुई, राइट। और आज की डेट में हम लोग भी हेल्थ सेक्टर के ऊपर इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, सैनिटेशन और ये सब चीजों पर काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, जिससे कि हमारे यहाँ भी लोग कम बीमार पड़े, जिसके चलते सरकार जो है वो मेन फोकस डेवलपमेंट पर रखे, ग्रोथ पर रखे। तो ये चीज है यहाँ पर। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फाइनेंशियल इंक्लूजन। बांग्लादेश जो है वो बहुत ही कम कर्जे पे है आज की डेट में, बहुत ही कम कंट्री से उसका कर्जा है, बट इंडिया के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है। तो इंडिया का बहुत सारा जो पैसा होता है ना, जो रेवेन्यू जो जनरेट करती है इंडिया, हम मतलब यानी कि सिटीजन से टैक्स लेकर, तो वो ज्यादा रेवेन्यू जो होता है वो पैसों को यानी कि इंटरेस्ट रेट भरने में चला जाता है, जो लोन्स लिए होते हैं कंट्री में। वहां बांग्लादेश में ये ऐसा सीन नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बांग्लादेश में काफी कम हम लोग को नजर आता है एज कंपेयर टू इंडिया। इवन अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के अंदर बैंक्स काफी कम है, बट बांग्लादेश के अंदर बैंक्स एक्टिव हैं। बट इंडिया के अंदर बैंक अकाउंट काफी ज्यादा है लोगों के पास, बट जीरो बैंक अकाउंट इंडिया के अंदर है, यानी कि ऐसे बैंक अकाउंट है जो कि ऑपरेशन में नहीं है, राइट। तो ये वाली भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम, जो कि एक कंट्री के अंदर पैसों के रोटेशन पर बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। अब देखो, काफी सारे लोग हैं जो कि आज की डेट में भी अपनी घर की तिजोरी में अपना कैश रखते हैं, राइट, वो बैंक में नहीं रखते। अब इससे प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है उस कंसेप्ट को आप समझना।
अगर बैंक के पास पैसा होगा तो बैंक मार्केट में लोन दे पाएगी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि बैंक के पास ज्यादा पैसा रखा होगा, राइट। तो और बैंक को जो लोन्स देना रहेगा तो बैंक जो है वो लोन्स ऑफर कर पाएगी ज्यादा, अगर बैंक के पास उसके अकाउंट में पैसा होगा तो। बट यहां पर लोग बाग जो है अपनी तिजोरी पर पैसा रखना ज्यादा पसंद करते हैं रेदर देन बैंक। तो अगर लोग बाग बैंक अकाउंट में अपने पैसा रखेंगे तो उससे इकोनॉमी ही फर्दर ग्रो करती है। तो ये वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा हो कुछ साल पहले सरकार की वेरियस पॉलिसीज स्कीम्स ऐसी निकलती थी, इवन एडवर्टीजमेंट ऐसे आते थे, लोगों से कहा जाता था आप अपना पैसा बैंक में रखें, बैंक अकाउंट खुलवाए। जो हमने देखा जनधन अकाउंट्स वगैरह जो हमने देखे, वो क्यों हुआ है ये सब चीजें, कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि लोग बाग जो है वो अपने पैसे बैंक्स में रखें। बट आज भी ऐसा नहीं है, लोग बाग अपने पैसे, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो तिजोरी में अपना पैसा रखना पसंद करते हैं। तो ये वाली एक इशू है, तो जिसके कारण से इकोनॉमी भी फिर जो है वो ग्रो नहीं कर पाती जैसा ग्रो करना चाहिए। बट बांग्लादेश में ऐसा नहीं, बांग्लादेश में बैंक अकाउंट्स कम है माना, बट एक्टिव है, जिससे कि वहां पर पैसों का रोटेशन चल पाता है, इकोनॉमी जो है वो रन कर पाती है, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। इसके अलावा बांग्लादेश जो है वो अभी तक इंडिया से आगे हम लोग को देखने को मिलती है जेंडर पैरिटी रैंकिंग पर भी, राइट। इवन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी बांग्लादेश ने बेटर परफॉर्म किया है इंडिया से। तो ये सब कुछ चीजें हैं, यही सब चीजें तो रोल प्ले करती है। अब हमारी कंट्री में अगर हेल्दी न्यूट्रिशियस लोग होंगे, हेल्दी लोग होंगे, तो उनको बीमारियां नहीं होगी, राइट। तो हमारा जो पैसा खर्च जो नहीं होगा वो मतलब बीमारियों को सॉल्व करने पे पैसा खर्च नहीं होगा। वही चीज मैंने अभी आपको हेल्थ में आपके कंसेप्ट क्लियर किए दो, वही यहां पर इससे भी आप समझ सकते हो कि इंडिया के अंदर ज्यादा कुपोषित लोग हैं। अब ज्यादा कुपोषित लोगों का होना मतलब उनको वेरियस प्रॉब्लम्स, वेरियस इश्यूज का होना, राइट। दूसरी बात, अगर एक इंसान फिजिकली और मेंटली सही नहीं है तो वो लेबर में भी अपना उतना इनपुट नहीं दे सकता है जितना कि एक नॉर्मल पर्सन दे सकते हैं, राइट। तो ये वाला भी कंसेप्ट आपके मेंस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मेंस का आंसर ऐसा होना चाहिए जो कि पूरे डायमेंशन को कवर करे A to Z। तो जो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूं, तो ये इस तरीके की आपको जो है वो प्रॉपर फॉर्मेटिंग में जो है वो लिखना है। आप तो अभी नोट्स बनाते चलो, उसके जब आप लिखोगे तो उसको आप प्रॉपर वे में अरेंज करोगे, वही तो एक स्टाइल होती है मेंस का आंसर लिखने की, राइट। इसके अलावा और ये स्टाइल कब काम आएगी, जब आपको पूरी चीज, पूरे डायमेंशन अच्छे से पता होंगे। इसके अलावा ये हमारी नेबरिंग कंट्री की अगर बात करें तो चाइना की जो पर कैपिटा जीडीपी 2020 में है वो 10,840 US डॉलर आप कह सकते हो एवरेज के तौर पर। और नेपाल और श्रीलंका की, नेपाल की हम लोग बात करें तो 1115 या 16 आप कह सकते हो, 1116 US डॉलर। और श्रीलंका की है 3,600 या 3698 आप कह सकते हो, 3697.89 है। तो हालांकि ये कितनी जीडीपी किस कंट्री की, उतना आपको एवरेज के तौर पर भी अगर आप पता रखो तो भी चलेगा। जैसे कि आप इसको 1100 बोल सकते हो, इसको आप 3700 3700 बोल सकते हो, इसको आप 11,000 के आसपास बोल सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। हालांकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो प्रोजेक्शन है, जो एस्टिमेशन है, वो ये कहता है कि इंडिया आने वाले 5 सालों में ग्रो करेगी। क्यों इसने प्रोजेक्ट किया? क्योंकि हमारी जो वेरियस स्कीम्स अभी रिसेंट पास्ट में आई हैं, आत्मनिर्भर भारत इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज, इसके पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है इंडिया को आगे ले जाने का। इसके अलावा मेक इन इंडिया स्कीम जो हम लोग को इंडिया के अंदर देखने को मिलती है, डिजिटल इंडिया और भी बहुत सारी चीजें। तो ऐसी जो स्कीम्स हम लोग लेकर आए, तो इसने इंडिया के अंदर, यानी कि ये स्कीम के थ्रू ये पोटेंशियल ये है कि अगर ये स्कीम सही तरीके से अगर ऑपरेट कर जाए तो इंडिया को काफी आगे ले जा सकती है, राइट। तो ये चीज इवन IMF के प्रोजेक्शन के थ्रू भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और बांग्लादेश के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ काफी कम है और इकोनॉमी जो है वो काफी तेजी से ग्रो कर रही है, और इंडिया और बांग्लादेश नेक टू नेक रोल प्ले करेंगे आने वाले समय में, यानी कि एक साथ हम लोग को नेक टू नेक देखने को मिलेंगे, राइट। यानी कि इंडिया जिस प्रकार से ग्रो करेगी वैसे ही बांग्लादेश भी ग्रो करेगी। तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों के पास ऑल ओवर द वर्ल्ड में पोटेंशियल काफी अच्छा है ग्रो करने का, राइट, आगे बढ़ने का। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। और ये था अपना आज का लास्ट टॉपिक। एंड मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, अगर अच्छे से दिमाग में बैठ गए हैं, क्लियर हो गए हैं, तो लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा। नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर करिएगा गाइस। अच्छा, अभी जाना नहीं है, जनरल स्टडीज के टॉपिक्स में आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं। OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये आपको पढ़ना है। दूसरा टॉपिक ओपन मार्केट ऑपरेशन, मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले ही अपन ने डिस्कस किया था इसी महीने में, तो ये आप पढ़िएगा। और तीसरा 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, इसका एक जनरल आइडिया आप रखिएगा। तो इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा आपको मैंने, कल संडे था, कल के दिन मैंने आपको एक ऐसे लिखने के लिए कहा था, और ये जो ऐसे है, और इसको ये कर लेना कि वरदान है या बेन यानी कि शाप, ठीक है, इसको शार्प कर लेना आप।
तो ये मैंने एडिट कर दिया था टेलीग्राम पे, जब मैंने कल ही आपको ऐसे पोस्ट कर दिया था, लिखने के लिए कहा था, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट टेलीग्राम पे नहीं है अपने। तो आपके लिए ऐसे का एक टॉपिक है, 1200 वर्ड्स में आपको ये ऐसे लिखना है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन इज बून और बेन, एंड टू एंड एनक्रिप्शन वरदान है या शाप है। तो ये आपका ऐसे का टाइटल है और इस पर आपको 1200 वर्ड में ऐसे लिखना है। इसी प्रकार का ऐसे 2017 में एक बार पूछा गया था कि सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम, सोशल मीडिया एक सेल्फिश मीडियम है क्या? तो ये टाइटल था, तो इस पर एक क्वेश्चन आया था। तो वैसे ही ये आज की डेट में एंड टू एंड एनक्रिप्शन बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात है। इसके अलावा दूसरी चीज जो है, ये मतलब आपके लिए जो क्वेश्चन जो मेंस का मैं रखता हूं, यानी कि आज मंडे है तो आज का आपका जो मेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो था वो कल के लिए था, आपका संडे के लिए था, राइट। बट कुछ वजह से मैं संडे का लेक्चर जो है वो आप लोग को नहीं दे पाया। एंड गाइस, हो सकता है कि कभी कभी मैं संडे का लेक्चर ना दे पाऊँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ और भी कुछ काम रहते हैं, राइट। तो वो इस समय पूरे नहीं हो पाते रेगुलर बेसिस पर। तो एक ही दिन मेरे पास मैं निकालता हूँ, एक संडे का आधा दिन, राइट। बट फिर भी कभी कभी क्या होता है, कुछ बड़े काम हो जाते हैं जिसमें पूरा दिन लेना पड़ता है। तो उसमें आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। अगर बाई चांस संडे को वीडियो नहीं आ रहा है तो आपके पास कंपाइलेशन तो आएगा, आप रिवीजन करो और मंडे को आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, राइट। और एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पर पूरी न्यूज में कवर करता हूँ, यहाँ पर कोई भी न्यूज स्किप नहीं होती है, इसीलिए तो मैं आपको सक्सेस गारंटी देता हूँ और उसका प्रूफ भी देता हूँ, राइट। तो उस चीज से आप बिल्कुल निश्चिंत रहो कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। चलो एनीवेज, ये आपका जो क्वेश्चन है मेंस का वो ये है कि स्टेट द मेजर टेकन ड्यूरिंग 5-year प्लान्स टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने हेतु पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। प्लस साथ ही साथ, जब देखो ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, ठीक है। जब आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे 5-year प्लान के बारे में भी आप लिखेंगे, प्लस आज की डेट में भी हम लोग के पास बेरोजगारी की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, राइट। तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, उसके करंट जो प्लान है वो भी आप मेंशन जरूर कीजिएगा, यानी कि जो भी सरकार की जो आज की डेट की जो प्लान्स है उसके बारे में भी जानकारी लिखिएगा अपने मेंस के आंसर में। तो इन आंसर्स को आपको कहां पर पोस्ट करना है, तो अपना टेलीग्राम का एक चैनल है जिसका नाम है सेम नाम, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, जिस नाम से अपना चैनल है ये। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आप अपने जो आंसर है वो पोस्ट कर दीजिएगा। इसको आप ज्वाइन करेंगे ना तो आप देखिएगा यहाँ पर नीचे डिस्कशन करके लिखा होगा, तो डिस्कशन पे आप क्लिक करेंगे तो डिस्कशन ग्रुप में आप चले जाएंगे और डिस्कशन ग्रुप में आप ये अपना आंसर पोस्ट कर दीजिएगा। वहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना आंसर पोस्ट करते हैं और दूसरे के आंसर चेक भी करते हैं। आप अपना आंसर पोस्ट करेंगे ना तो आपके कोई ना कोई स्टूडेंट आपके आंसर को देखकर चेक कर लेंगे और आप भी दूसरे स्टूडेंट के आंसर देखिएगा और उनको रिव्यू कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, ये रिव्यू करने की जो प्रोसेस होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे आपको फायदा क्या मिलता है पता है, आप दूसरे के जो पॉइंट्स होते हैं ना वो आप देख पाते हो और वो पॉइंट्स को आप अपने आंसर में अप्लाई कर सकते हो अगर आपको वो पॉइंट अच्छा लग रहा है तो। और अगर आपको कुछ कमी लगी सामने वाले के आंसर में तो आप उनको सजेशन भी दे सकते हो। एक हेल्दी प्रैक्टिस है ये, राइट। इसको इसी को ग्रुप स्टडी बोलते हैं और ग्रुप स्टडी में कितने सारे लोगों का सिलेक्शन होगा। ग्रुप स्टडी का फायदा ये होता है कि दूसरे के जो आइडियाज हैं वो आप ले सकते हो, अपने आइडिया सामने वाले को दे सकते हो। और अब इसमें ये मत सोचना कि आप अगर अपने आइडिया दूसरों को दोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, आप मेंस में दूसरों से अच्छा आंसर नहीं बना पाओगे। ऐसा नहीं है। दूसरों को जब आप आइडिया दोगे ना तो आपको बार बार रिवीजन होगा। तो ये रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिसने अगर मान के चलो 50 लोगों को अपने आइडिया दे दी है तो वो 50 लोगों के पास तो आइडिया एक ही बार आया, बट आपने 50 बार प्रैक्टिस कर ली। तो जो भी रिवीजन कर रहा है तो वो ही जो है वो एग्जाम क्लियर कर रहा है या कर रही है, राइट। तो ये वाली चीज भी है, ध्यान रखना। काफी सारे लोग इस पर डरते हैं, उनको लगता है कि यार हम दे देंगे तो हमारी गड़बड़ी ना हो जाए। नहीं यार, कभी मत सोचो ऐसा। आप अगर सही तैयारी कर रहे हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो है वो अपने आंसर दूसरों को दिखा रहे हो और मतलब अपना पोटेंशियल सामने वाले को बता रहे हो और सामने वाले को ये बोल रहे हो, चैलेंज कर रहे हो कि मेरे उसमें आंसर में से कोई गलती निकाल के दिखाओ। क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रुप स्टडी। इसको सीखो, अब ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलो एनीवेज, बाकी आपके ऊपर है, जैसा आपको ठीक लगे। और बाकी मैंने मंथली पीडीएफ पैकेज के बारे में स्टार्टिंग में बता ही दिया है। जैन से जुलाई की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ की जो कॉस्ट है टोटल वो 300 रुपए है 7 महीने की पीडीएफ की। और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पर एक वीडियो भी है, वो वीडियो आप देख लेना, उस पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। एंड फेसबुक पर मेरा नाम कमलाक्ष झा के नाम से, मेरे नाम से ही है, तो इस पर आप जाकर मुझे ऐड भी कर सकते हैं, राइट। और अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।